राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर हमारे देख लिए होंगे। तो देखो, प्रीवियस लेक्चर में क्या था कि हमारा जो क्वालिटी ऑफ वाटर हमारा चैप्टर चल रहा था, तो हमने इसके आपका क्वालिटी ऑफ वाटर का जो हमारा चैप्टर था, इसमें हमने आपका प्योर वाटर क्या होता है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है और आपके इम्प्योरिटीज़ क्या क्या होता है, उस लेक्चर में मैंने डिटेल्स में समझाया था आपको कि आपकी इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सी होती है। और आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, हम आपके पढ़ेंगे फिजिकल टेस्ट ऑफ वाटर। अब देखो, कॉलेज के एग्जाम में यहाँ से आए ना आए, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव के पर्पज से यहाँ से ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला टॉपिक आपके कॉम्पिटिटिव के अगर आप पर्पज से पढ़ रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो फिजिकल टेस्ट ऑफ वाटर है ना, यहाँ से आपके कई क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपका जो फिजिकल टेस्ट होता है, आपके किस टेस्ट में हम कैसे पता करते हैं कि आपकी इम्प्योरिटीज है या नहीं है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखो, फिजिकल टेस्ट में हमारा पहला आता है आपका टेम्परेचर टेस्ट, यानी कि तापमान का टेस्ट करते हैं हम। जो आपका तापमान होता है ना, फिर टेम्परेचर जिसे आप कहते हो पानी का, उसका हम टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले हम इसको देखते हैं। टेम्परेचर हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। यानी कि जो हमारा टेम्परेचर है वो हमारी बहुत ज़्यादा सहायता करता है हमारा डिटर्मिनेशन करने में, यानी कि हमारा पता करने में, क्या पता करने में, डेंसिटी, वेपर प्रेशर या फिर सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। जो भी आपके हम ये पता करते हैं कि पानी की डेंसिटी कितनी है या फिर सरफेस टेंशन कितना है या फिर वेपर प्रेशर कितना है हमारे वाटर का, तो ये हमें कौन बताता है, ये हमारा टेम्परेचर बताता है। मतलब ये एक तरीके से हेल्प करता है आपको फाइंड करने में। The rate of chemical, biochemical and biological activity in the water can also be determined by temperature। यानी कि जो भी आपके पानी के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही है, चाहे वो केमिकल एक्टिविटीज हो या फिर वो बायोकेमिकल एक्टिविटीज हो या फिर बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो, तो उनका जो रेट होता है ना, उनकी दर, किस दर से वो आपके परफॉर्म हो रहे हैं, तो वो हमें कैसे पता चलता है, वो हमें टेम्परेचर की हेल्प से पता चलता है। तो ये आपको क्लियर हो गए होंगे ये दो पॉइंट्स। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर कैन बी इजिली मेजर्ड बाय ऑर्डिनरी थर्मामीटर्स। यानी कि थर्मामीटर आपको पता होगा ना, जिससे आप टेम्परेचर मेजर करते हो, तो आप नॉर्मल थर्मामीटर से ही आप अपने पानी का जो टेम्परेचर है उसका पता कर सकते हो। फॉर पब्लिक वाटर सप्लाई द टेम्परेचर ऑफ वाटर शुड बी बिटवीन 40 डिग्री टू 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि जो आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वैसे तो, कि आपका जो पब्लिक वाटर सप्लाई होता है, जो हम पब्लिक को सप्लाई करते हैं पानी, उसका टेम्परेचर आइडियली कितना से कितना होना चाहिए। तो आप अगर फ़ारेनहाइट में लिख रहे हैं तो 40 से 60 आपका फ़ारेनहाइट होगा। और अगर आप डिग्री सेल्सियस में, वैसे ज़्यादातर लोग डिग्री सेल्सियस से इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है 4 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस जो आपका होता है वो आइडियल टेम्परेचर होता है अगर आप पब्लिक वाटर सप्लाई कर रहे हैं। यानी कि आप पब्लिक को अपने पानी की सप्लाई कर रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 4 डिग्री से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। और अगर फ़ारेनहाइट में कहूँ तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। इफ द टेम्परेचर ऑफ वाटर राइजेस अबव 60 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि अगर आपका टेम्परेचर है जो पानी का वो 60 डिग्री मतलब 15 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा, यहाँ पे फ़ारेनहाइट पे लिखा हुआ है, इट में बिकम्स लेस एक्सेप्टेबल। यानी कि उसको हम कम एक्सेप्टेबल करेंगे, यानी कम उसे हम अपनाएंगे या फिर उस पानी का यूज़ करेंगे अगर हमारा वो 15 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म होगा। अगर उस पानी का टेम्परेचर है वो 60 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा या फिर 15 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा आपका गर्म होगा, तो उसको हम कम इस्तेमाल करेंगे, लेस एक्सेप्टेबल एंड लेस सुटेड फॉर सम यूज सच एज एयर कंडीशनिंग। अब देखो, गर्मियों के टाइम को पता है कि अगर आपको कूलर वगैरह में आपको अगर पानी की आवश्यकता है, तो वहां पे आप ऐसा पानी ही चुनोगे ना जिसका टेम्परेचर जो है जो वो 15 डिग्री सेल्सियस तक होगा या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है। लेकिन अगर वो आपका 15 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा आपका हाई है या फिर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हाई है, तो आप उसे एयर कंडीशनिंग में इस्तेमाल नहीं करोगे। एयर कंडीशनिंग का मतलब है सिंपल सा, जो आप कूलर में इस्तेमाल करते हो ना पानी, आप गर्म पानी तो डालते नहीं होंगे, ठंडा पानी डालोगे ताकि आपको फ्रेश एयर मिल सके, ठंडी हवा मिल सके। तो वहां पे ना आपका एयर कंडीशनिंग में आप ऐसे पानी का इस्तेमाल नहीं करोगे, या फिर करोगे भी तो कम करोगे इस्तेमाल। अबव 80 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर टेम्परेचर आर नॉट डिजायरेबल। यानी कि अगर आपका पानी जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस या फिर 80 डिग्री फ़ारेनहाइट से हाई हो जाएगा, तो ऐसे में क्या होगा, जो आपका पानी है ना उसका इस्तेमाल आप कम करोगे। क्योंकि देखो, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर ही पहले 36 डिग्री सेल्सियस होता है, तो आपका जो पानी है, अगर आप उतना पानी तो आप गर्मियों में कंज्यूम नहीं कर पाओगे ना अगर आपका 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा। माना बात, अगर आप 15 डिग्री सेल्सियस तक का पानी आप एयर कंडीशनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, उससे ज़्यादा का भी कर सकते हो। लेकिन अगर 27 डिग्री सेल्सियस का पानी होगा ना, या फिर इसके टेम्परेचर के आसपास का पानी होगा, तो इसको आप बहुत कम इस्तेमाल करोगे। गर्मियों में ना लोग ज़्यादातर यही चाहते हैं कि हमें ठंडा पानी मिले, वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करते हैं कि पानी का टेम्परेचर हो वो कम से कम हो, और यही हमारे लिए सुटेबल भी होता है। क्योंकि अगर आप हाई टेम्परेचर वाले वाटर का इस्तेमाल करोगे ना, तो आपको हो सकता है कि रैशेस की प्रॉब्लम हो, आपके स्किन डिजीज हो सकती है। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर है ना पानी का,
वो 27 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रहे। पॉसिबल तो ये है कि अगर आप एयर कंडीशनिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर एयर कूलर्स वगैरह के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका टेम्परेचर जो वो 15 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा हाई होगा तो चलेगा। लेकिन अगर आपका 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है या फिर उससे ज़्यादा हाई है तो वो पानी आपके लिए मतलब एक टाइप से वेस्ट ही हो जाएगा, क्योंकि उतने हाई टेम्परेचर वाले पानी का आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आपको टेम्परेचर टेस्ट आपको पता चल गया होगा कि हम इसमें आपका ऑर्डिनरी थर्मोमीटर से आप मेजर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन बन सकता है कि पब्लिक वाटर सप्लाई का जो टेम्परेचर होता है वो कितने से कितना होता है, वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस। और अगर आप फ़ारेनहाइट में पूछते हैं तो 40 से लेकर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट में आपका आंसर होगा। बाकी इसमें थोड़ा बहुत ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको आप एक बार नोट डाउन कर लेना और चाहे तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे हमारा जो दूसरा फिजिकल टेस्ट आता है वो है हमारा टर्बिडिटी टेस्ट। देखो अगर आपने ये चीज़ कॉलेज में पढ़ ली होगी ना टर्बिडिटी के बारे में, तो आपको तो थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा टर्बिडिटी होती क्या है। लेकिन जिन्होंने ये अब तक पढ़ा नहीं है, जो यहाँ पे पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको मैं बताता हूँ कि टर्बिडिटी बेसिकली क्या होती है। टर्बिडिटी मतलब आपका होता है धुंधलापन या फिर गंदगी जो आपके पानी में होती है, जो कि आपको बहुत कम ऐसा होता है कि आप उसे अपनी आंखों से देख सकते हो। टर्बिडिटी ज़्यादातर आप ऐसे नॉर्मली नहीं देख पाते हो, बट कुछ केस में आप जैसे मिट्टी वाला पानी होता है उस पर आप टर्बिडिटी को देख सकते हो। अब टर्बिडिटी होता क्या है मैंने आपको बता दिया, धुंधलापन या फिर गंदगी। डेफिनेशन से हम अगर उसको समझें तो डेफिनेशन आपका क्या कहती है, द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वाटर टू द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू इट। यानी कि ये एक मापक होता है किसका, रेजिस्टेंस ऑफ वाटर, जो आपका पानी जो रेजिस्टेंस शो करता है ना, किसके अगेंस्ट शो करता है, जब हम उससे लाइट को पास करते हैं। जब हम पानी से लाइट को पास करते हैं ना, जैसे कि आपने अगर यहाँ पे देखो कोई आपका ये एक कंटेनर है, इसके अंदर आपका वाटर फिल है, और अगर हम यहाँ से एक लाइट को पास करवाते हैं, अगर हम यहाँ से लाइट को पास करवाएं तो इसके अंदर जो पानी है ना वो इस लाइट का विरोध करेगा, मतलब जो इसका लाइट का पाथ होगा ना इसको आगे जाने से रोकेगा, तो उसी को हम उसकी टर्बिडिटी कहते हैं। अगर आपको ये समझ आ गया है तो ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को अभी भी समझ नहीं आया तो मैं बताता हूँ टर्बिडिटी का मतलब क्या है। ये एक मेजर होता है यानी एक मापक होता है जिससे हम क्या आपके पानी की रेजिस्टेंस का पता करते हैं। पानी की रेजिस्टेंस का पता क्यों करते हैं, क्योंकि हम इससे हम बता सकते हैं कि पानी के अंदर आपकी गंदगी कितनी है। टर्बिडिटी का बेसिकली मतलब यही है कि इसका मतलब धुंधलापन होता है, या फिर आपके पानी में कितना धुंधलापन है या फिर गंदगी कितनी है। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि रेजिस्टेंस शो करता है आपका जो पानी ना, लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है उससे तो वो रेजिस्टेंस शो करता है, यानी कि उस लाइट को एब्जॉर्ब करता है, उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा या तो उस लाइट को अपने आप से पास होने देगा, तो उसी को हम टर्बिडिटी कहते हैं। अगर किसी को अभी भी समझ नहीं आया है तो मैं सिंपल से यही बोलूंगा कि टर्बिडिटी मतलब क्या होता है कि एक टाइप का जो आपका वाटर है ना वो रेजिस्टेंस शो करता है आपके लाइट को जब आप उससे पास करवाते हो। तो अगर वो सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो यानी उसका रेजिस्टेंस बहुत वीक है, यानी उसके अंदर तो आपकी इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन अगर वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, जो आपकी टर्बिडिटी है या फिर जो आपका पानी है वो लाइट को पास नहीं होने दे रहा है, तो मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा धुंधलापन है या फिर गंदगी है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, टर्बिडिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड एंड कोलाइडल इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज में बता चुका हूँ पुराने लेक्चर्स में, जिनको नहीं पता सस्पेंडेड और कोलाइडल इम्प्योरिटीज क्या होती है वो प्रीवियस लेक्चर देखो तब इसको आप समझ आएगा। यहाँ पे जो टर्बिडिटी होती है ना किसी पानी के अंदर, टर्बिडिटी मतलब मैंने कहा गंदगी, तो वो क्यों होती है, वो आपकी इम्प्योरिटीज की वजह से होंगी जो आपकी गंदगी होती है। और वो कौन सी होती है आपकी सस्पेंडेड और कोलाइडल, यहाँ पे डिजोल्व की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सस्पेंडेड और कोलाइडल इम्प्योरिटीज की वजह से आपकी टर्बिडिटी होती है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि एक्सप्रेस्ड इन पीपीएम, इसको हम पीपीएम से दर्शाते हैं। पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन आपने 12th में सुना होगा ये चीज और फर्स्ट ईयर में भी। और आपका 1 ppm बराबर कितना होता है, 1 मिलीग्राम पर लीटर। यानी कि आपका जो 1 ppm यानी कि एक पार्टिकल जो आपका होगा ना वो बहुत ज्यादा छोटा होगा, आपकी 1 mg के बराबर होगा, और वो भी कब 1 mg पर लीटर के बराबर होगा आपका 1 ppm। यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, अ टर्बिडिटी ऑफ लेस देन 10 ppm इज डिजायरेबल फॉर ड्रिंकिंग वाटर। यानी कि अगर आपकी 10 ppm से कम है अगर आपकी टर्बिडिटी किसी पानी की, तो वो आपका डिजायरेबल है आपके ड्रिंकिंग वाटर के लिए, यानी वो पीने योग्य आपका जल कहलाएगा। अगर उसमें 10 ppm से ज्यादा 10 ppm से कम आपकी टर्बिडिटी होगी। अब जिसको नहीं आया अब तक भी समझ टर्बिडिटी, तो वही यही कहूंगा कि लेक्चर में बैठ जाओ और वहां से देखो जहां से मैंने इसको पढ़ाना शुरू करा है। और याद रखना दिमाग में, टर्बिडिटी मतलब क्या है, धुंधलापन पानी का, पानी का धुंधलापन या फिर पानी का रेजिस्टेंस जो कि वो लाइट के अगेंस्ट शो करता है, जो कि वो लाइट के अगेंस्ट शो करता है आपका रेजिस्टेंस आपके पानी का, तो उसी को हम टर्बिडिटी कहते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, आप देखो, इट इज ऑब्जेक्शनेबल, यानी कि इससे ना आपत्ति हो सकती है कुछ लोगों को। क्यों, जो कि टर्बिडिटी है इससे कुछ आपत्ति हो सकती है किसी किसी को, क्योंकि यहाँ पे ये एस्थेटिकली डिस्प्लीजिंग होता है।
एस्थेटिकली डिस्प्लेजिंग होता है, इसका मतलब वो दिखने में अच्छा नहीं होता है। कभी भी आप देखना, अगर किसी पानी में आपकी टर्बिडिटी है, यानी कि उसके अंदर धुंधलापन है, तो वो दिखने में अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए वो आपत्तिजनक होता है, ऑब्जेक्शनेबल होता है। कई कभी कभार पानी देखते होंगे ना कि आपको इम्प्योरिटीज तो उसके अंदर नहीं है, लेकिन उसका रंग थोड़ा अलग होता है, तो वहां पे ना वो एस्थेटिकली डिस्प्लेजिंग होते हैं। एस्थेटिकली डिस्प्लेजिंग का मतलब वो देखने में अच्छा नहीं होता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, दे मे बी बायोलॉजिकल इनएक्टिव विच मे रिजल्ट इन कॉजिंग वेरियस डिजीजेस। यानी कि आपकी टर्बिडिटी जो होगी ना, हो सकता है कि आपके पानी में जो टर्बिडिटी है वहां पे आपकी कुछ बायोलॉजिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स होंगे। आपकी टर्बिडिटी या फिर आपके जो बायोलॉजिकल इनएक्टिव कंपाउंड्स जो होंगे ना आपके पानी में, जिन जो आपका रिजल्ट करते हैं वेरियस डिजीज कॉजिंग में। यानी कि आपके कुछ ऐसे बायोलॉजिकल इनएक्टिव कंपाउंड हो सकते हैं या फिर टर्बिडिटी के अंदर, जिससे आपको ना बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। वेरियस डिजीज में आपकी कौन कौन सी आती है, सबके डायरिया हो गया, आपको कई बार इन्फेक्शन हो जाता है। पानी अगर आपका गंदा पानी पियोगे ना, तो उससे भी आपको कई बार पेट में इन्फेक्शन होता है, आपका डायरिया होता है, और भी काफी सारी डिजीजेस होती है जो पानी की वजह से होती है। तो अगर वहां पे बायोलॉजिकल इनएक्टिव कंपाउंड्स होंगे आपके पानी में, या फिर आपके टर्बिडिटी प्रेजेंट होगी, वहां पे कुछ इनएक्टिव कंपाउंड होंगे आपके बायोलॉजिकली इनएक्टिव, तो वो क्या करेंगे, आपकी वेरियस डिजीज को कॉज करेंगे। डायरिया एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम होती है, और कई बार आपको ना फूड पॉइजनिंग में भी ना आपके पानी भी कई बार रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इन नेचुरल वाटर बॉडीज, जो कि आपकी नेचुरल वाटर बॉडीज होती है, आपकी रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया, टर्बिडिटी इंटरफेयर विद लाइट पेनिट्रेशन। यानी कि आपको ये टर्बिडिटी है ना, बेसिकली टर्बिडिटी मतलब धुंधलापन है आपके पानी में, आपका कोई भी रिवर हो गया या फिर पॉन्ड हो गया, तो वो क्या करेगा, आपकी जो लाइट होगी ना, वो उसके पेनिट्रेशन में आपके रुकावट डालेगा। पेनिट्रेशन मतलब किसी चीज के आर पार जाने में वो रुकावट पैदा करेगा। अब रुकावट पैदा करेगा टर्बिडिटी, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे ना जो आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी उस पर भी वो बाधा डालेगा। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है ना, पानी के अंदर भी कुछ ऐसे आपके प्लांट्स होते हैं जो आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करते हैं या फिर रिएक्शन को करते हैं ना, तो टर्बिडिटी वहां पे बाधा डालता है एक तरीके से। और इससे कई बार क्या होता है, जो आपके डिजोल्व ऑक्सीजन होती है ना आपके पानी के अंदर, वो भी आपके मतलब अच्छे से वहां पे, आपकी जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है ना पानी के अंदर, वहां पे कई बार आपकी कमी आती है, क्योंकि टर्बिडिटी वहां प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, वो पानी के अंदर वो भी पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। तो उससे भी क्या होगा, जबकि वाटर बॉडीज में जितने आपके एक्वेटिक एनिमल्स है या फिर मैमल्स हैं, उनके लिए वो हार्मफुल होती है टर्बिडिटी, क्योंकि वहां पे ना ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी आपके पानी के अंदर, वो डिजोल्व फॉर्म में आपके पानी के अंदर नहीं जा पाएगी। किसकी वजह से, टर्बिडिटी की वजह से। तो ये क्या करता है, आपके लाइट पेनिट्रेशन में आपकी रुकावट पैदा करता है या फिर बाधा डालता है, और सिंथेसिस की प्रोसेस में भी आपकी आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये था आपका टर्बिडिटी। याद रखना, इस टर्म का मतलब आपका सीधा सा दिमाग में आना चाहिए, धुंधलापन, या फिर ये आपका एक तरीके का मापक होता है पानी का, जिससे आप पता करते हैं कि आपकी जो लाइट है ना, वो आपके पानी में आपका पूरा रिफ्लेक्ट, पानी से रिफ्लेक्ट हो रही है या फिर पूरी एब्जॉर्ब हो रही है। क्योंकि अगर रिफ्लेक्ट होगी तो वहां पे इंप्योरिटीज ना के बराबर होगी, और अगर जबकि लाइट आप पास करवा रहे हो किसी पानी से या फिर किसी वाटर बॉडी से, अगर वहां पे एब्जॉर्ब हो रही है, तो मतलब उसके वहां पे आपकी इंप्योरिटीज प्रेजेंट है। तो टर्बिडिटी का मतलब ही गंदगी है, एक तरीके से धुंधलापन है। तो अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो अच्छी बात है, अगर नहीं आई है तो वीडियो में बैक जाओ, और जहां से मैंने लेक्चर को स्टार्ट करा है टर्बिडिटी के पॉइंट से लेकर, वहां से इसको दोबारा देखना। यहाँ पे एक पॉइंट आपका छोड़ गया था कि आप टर्बिडिटी तो आपने जान लिया कि क्या होता है, लेकिन हम उसे मापते कैसे हैं या फिर उसका हम मेजरमेंट कैसे कैसे करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट एक पॉइंट छूट गया था हमारा, टर्बिडिटी कैन बी मेजर्ड बाय, जो आपकी टर्बिडिटी है हम उसे कैसे आपका मेजर कर सकते हैं। आपके तीन मेथड होते हैं, फिर तीन टाइप से आप उसे मेजर कर सकते हैं। पहला आपका टर्बिडिटी रॉड, यानी कि एक टर्बिडिटी रॉड होती है ना, उससे भी हम आपके टर्बिडिटी का पता कर सकते हैं किसी पानी के अंदर। दूसरा आपका आता है जैक्सन टर्बिडिटी मीटर, यानी कि जैक्सन टर्बिडिटी मीटर आपका क्या है, एक इक्विपमेंट है जिससे आप पानी की टर्बिडिटी का पता कर सकते हैं। और एक तीसरा आपका आता है नेफ्लोमेट्रिक मेथड। नेफ्लोमेट्रिक मेथड आपका आता है, इन तीनों मेथड से ना आप, या फिर इन तीनों तरीके से आप अपनी टर्बिडिटी जो है उसका पता कर सकते हैं कि आपके पानी में आपके कितनी टर्बिडिटी प्रेजेंट है। तो इनको भी आप एक बार में नोट डाउन कर लेना, यहाँ से आपके 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपसे बनते हैं, या फिर एग्जामिनर पूछता है कि टर्बिडिटी तो आपको पता है, लेकिन आप उसे मेजर कैसे कर सकते हो। तो तीनों में से अगर आप 2 भी याद रखोगे तो सफिशिएंट है। पहला टर्बिडिटी रॉड की हेल्प से आप मेजर करते हो, दूसरा नेफ्लोमेट्रिक मेथड की हेल्प से आप मेजर करते हो, और तीसरा आपका आता है जैक्सन टर्बिडिटी मीटर की हेल्प से। तो इन तीनों का अगर आप चाहें तो आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने आपका टर्बिडिटी और आपका टेम्परेचर टेस्ट तो पढ़ लिया था इससे पहले। अब हमारा जो थर्ड टेस्ट आता है वो है हमारा कलर टेस्ट। कलर टेस्ट मतलब हम अब कलर का हम टेस्टिंग करता है कि जो आपके पानी में कलर है वो किस कारण से है या फिर वो कैसे आता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द कलर ऑफ वाटर इंडिकेट्स द सोर्स ऑफ वाटर। यानी कि जो आपका पानी का रंग होता है ना, वो क्या दर्शाता है, वो दर्शाता है आपका सोर्स ऑफ वाटर, यानी कि आपका स्रोत कहाँ से लिया है आपने पानी को, आपका स्रोत को दर्शाता है आपका कलर।
यानी कि आपका जो रंग होता है ना पानी का, वो दर्शाता है आपका सोर्स ऑफ वाटर को। द कलर मे कॉम्प्लिकेट कोagulation प्रोसेस एंड मे अफेक्ट सम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। यानी कि जो आपका रंग होता है ना, कलर होता है जो पानी के अंदर, वो आपका जो कॉम्प्लिकेट कर सकता है, यानी कि बाधा डाल सकता है आपकी कोagulation को प्रोसेस में। कोagulation एक प्रोसेस होती है आपकी वाटर ट्रीटमेंट में, वो आप आगे पढ़ेंगे। तो जो आपका कलर होता है ना, वो वहाँ पे बहुत ज्यादा बाधा डालता है या फिर हमारी डिफिकल्टीज क्रिएट करता है। और ये आपका इफेक्ट करता है कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो आपकी होती है ना, जो आपके इंडस्ट्रीज में पानी की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे जो ये होता है ना, आपका जो कलर है पानी के अंदर, वो कुछ आपकी बाधाएं डालता है। आपके इंडस्ट्रियल की जो प्रोसेस होती है ना, फिर जो फैक्ट्रीज वगैरह में आपकी जो प्रोसेस होती है, वहां पे ये बाधा डालता है। इसलिए जो फैक्ट्रीज की डिमांड होती है, वो भी ज्यादा से ज्यादा यही चाहता है कि हमें क्लियर या फिर सेफ वाटर मिले, ताकि वो अपनी केमिकल प्रोसेस को परफॉर्म कर सके अपनी इंडस्ट्रीज या फैक्ट्री में। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द कलर इज प्रोड्यूस्ड बाय सस्पेंडेड मैटर एंड डिसॉल्व इम्प्योरिटीज। यानी कि जो आपका रंग होता है ना, वो किस कारण से होता है, वो आपका पैदा होता है किस किस वजह से पैदा होता है, आपका सस्पेंडेड मैटर। सस्पेंडेड, मैंने डिसॉल्व और मैंने कोलाइडेड, मैंने तीनों पढ़ा चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, उनको जाके आप जरूर देखना। तो जो आपका रंग होता है ना, वो कैसे बनता है, वो आपके सस्पेंडेड मैटर जो होता है आपके पानी के अंदर, और जो आपका डिसॉल्व इम्प्योरिटीज होता है, उसकी वजह से आपके पानी के अंदर आपका रंग आता है या फिर जो कलर है वो आता है। अब आपका जो आपका अपेरेंट कलर होता है, दो टाइप के कलर होता है आपके पानी के अंदर। देखो, दो टाइप का कलर होता है आपके पानी में, एक आपका टेम्परेरी हो गया, एक आपका परमानेंट हो गया। हम आपका जो अपेरेंट कलर है, जिसको हम टेम्परेरी कलर बोल रहे हैं, वो किस कारण से होता है, वो होता है आपका सस्पेंडेड पार्टिकल्स की वजह से। यानी कि जो आपके पानी में सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे ना, उनकी वजह से आपका टेम्परेरी कहो या फिर अपेरेंट कलर जो होता है, वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स की वजह से आता है। जो आपका ट्रू कलर होता है, यानी कि ये आपका पक्का कलर होता है, ट्रू कलर मतलब परमानेंट भी बोल सकते हो उसको। ये आपका किस वजह से होता है, डिसॉल्व इम्प्योरिटीज। डिसॉल्व इम्प्योरिटीज यानी कि जो पानी में घुली हुई है ना पूरी तरीके से इम्प्योरिटीज, उनकी वजह से आपका ट्रू कलर आपके पानी में आता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट मैंने लिखा हुआ है कि आपका किस वजह से आपका कौन सा कलर आपके पानी में आता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, जब आपका आयरन ऑक्साइड है, वो आपके पानी को रेडिश कलर देता है। रेड टाइप का आपका जो कलर होता है ना, वो आपके पानी को कौन देता है, आपका आयरन ऑक्साइड। अगर आपका पानी थोड़ा लाल टाइप का दिख रहा है, आपको लाल कलर का आपको पानी दिख रहा है, तो उसके अंदर आपका आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। ये आपकी कॉम्पिटेटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है कि यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे जो आपका मैंगनीज ऑक्साइड है, वो आपके पानी को ब्राउन या फिर ब्लैक कलर प्रोवाइड करता है। और जो आपका ह्यूमिक एसिड है, ह्यूमिक एसिड आपके पानी को येलोविश कलर देता है। ह्यूमिक एसिड आपके पानी को येलोविश कलर देता है। आपका मैंगनीज ऑक्साइड क्या देता है, ब्लैक ब्लैक या फिर ब्राउन कलर को। और जो आपका आयरन ऑक्साइड हो गया, वो आपका रेडिश कलर के प्रोवाइड करता है आपके वाटर को। अब यहाँ पे आपने ये तो जान लिया कि पानी में कलर किस वजह से आता है, किस से आपका कौन सा कलर आपके पानी में आता है, ये तो आपने पढ़ लिया। लेकिन कलर को मेजर कैसे करते हैं, कलर इज मेजर्ड बाय टिंटोमीटर। याद रखना, जो आपका कलर है उसको हम कैसे पता कर सकते हैं कि आपके उसके अंदर कौन सी इंप्योरिटीज है, तो वो किसकी हेल्प से हम पता करते हैं, कलर को आपको टिंटोमीटर की हेल्प से हम उसे पता करते हैं। The permissible color of domestic water is 20 ppm on platinum cobalt scale। यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द परमिसिबल कलर ऑफ डोमेस्टिक वाटर। यानी कि जो अलाउेबल कलर होता है ना, कि हमारे पानी के अंदर कितना आपका कलर होना चाहिए प्रेजेंट, तो वो कितना होता है, 20 ppm होता है। याद रखना इस चीज को, कि जो आपका डोमेस्टिक वाटर सप्लाई का जो आपका कलर होता है ना, वो परमिसिबल या फिर अलाउेबल कितना होता है, कितना हमें अलाउ होता है, वो हमें कितना होता है, 20 ppm होता है अलाउ ऑन प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल। प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल पे हम इसकी मेजर करते हैं कि हमारे पानी में कितना आपका कलर प्रेजेंट है, और वो हमेशा पीपीएम में होता है। तो आई होप ये आपको पूरा समझ आ गया होगा कि कलर टेस्ट हम क्यों करते हैं, या फिर किस वजह से आपके पानी में कलर कलर आता है, और हम उसको कैसे मेजर कर सकते हैं। हम टिंटोमीटर की हेल्प से मेजर कर सकते हैं किन की वजह से आपके पानी में कैसा कलर आता है। जैसे कि आयरन ऑक्साइड की वजह से रेडिश कलर आता है, मैंगनीज ऑक्साइड की वजह से ब्राउन और ब्लैक कलर, और ह्यूमिक एसिड की वजह से आता है आपका येलोविश कलर आता है। तो आप एक बार चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा जो यहाँ पे फिजिकल टेस्ट में हमारा लास्ट टेस्ट बचता है फिजिकल टेस्ट में, वो है हमारा ओडर एंड टेस्ट टेस्ट। इससे पहले हमने आपका टर्बिडिटी टेम्परेचर पढ़ लिया था। अब हमारा जो आता है, हमारा ओडर टेस्ट आता है। तो ओडर एंड टेस्ट टेस्ट के बारे में अगर हम थोड़ा पता जाने तो क्या होता है, द डिफरेंट टेस्ट्स इन वाटर आर ड्यू टू पॉल्यूशन ऑफ एसिड मिनरल्स एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। यानी कि जो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ, आपने देखा होगा ना पानी का टेस्ट अलग अलग क्यों होता है, वो इस वजह से होता है क्योंकि उसके अंदर जो होता है ना, पानी के अंदर जो डिफरेंट टेस्ट होता है, वो आपके पॉल्यूशन की वजह से होता है, जो कि आपके एसिड मिनरल्स के पॉल्यूशन में होता है। एसिड मिनरल्स मतलब जो आपके पानी के अंदर जो मिनरल्स होते हैं ना, उनके अंदर बहुत एसिड प्रॉपर्टी आ जाती है, एसिडिक प्रॉपर्टी आ जाती है। और वो किस वजह से होती है, पॉल्यूशन की वजह से ना,
इनकी वजह से क्या होता है, जो आपके मिनरल्स होते हैं ना पानी के अंदर, उनके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है। इसकी वजह से उनके डिफरेंट टेस्ट आपको आपको फील होते हैं। और आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी कि जो आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है ना, बेसिकली इंडस्ट्री क्या करती है, जितने भी आपके जो केमिकल आपके जो बचता है ना, ये केमिकल प्रोसेस होने के बाद जो वेस्ट आपका बचता है, उससे वो आपके नेचुरल सोर्स में डंप कर देते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, जो आपका पानी का है ना, आपका डिफरेंट टेस्ट आ जाता है। किस वजह से आता है, आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट जो आपके पॉन्ड्स या फिर नेचुरल बॉडीज में जाते हैं। और आपके जो पॉल्यूशन होते हैं ना, वो जो आपके एसिड मिनरल्स आपके डेवलप होते हैं आपके पानी के अंदर, किस वजह से, पॉल्यूशन की वजह से। तो इससे आपका डिफरेंट टेस्ट आता है आपके पानी में। ओडर एंड टेस्ट आर मेजर्ड बाय ऑस्मोस्कोप। अब आपने ये तो जान लिया, लेकिन मैं हर टेस्ट में आपको ये भी बता रहा हूँ कि आपको मेजर्ड कैसे करना है। जैसे इससे पहले मैं आपको बताया था ना कि जो आपका कलर है उसको आप टिंडोमीटर की हेल्प से मेजर करेंगे। तो इसमें आप आपका जो ओडर एंड टेस्ट है उसको आप ऑस्मोस्कोप की हेल्प से आप मेजर करेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट आपका रह गया है कि ओडर में भी फिशी, स्वीटिश एक्सेट्रा, यानी कि जो आपकी सुगंध होगी या फिर जो आपकी आपकी ओडर होगी ना, मतलब खुशबू होगी जो आपके पानी के अंदर होगी, वो आपकी फिशी भी हो सकती है, यानी कि जैसे मछली से आती है ना थोड़ा स्मेल टाइप की, या तो वो उस टाइप की हो सकती है, या फिर वो स्वीटिश यानी कि मीठी मीठी आपकी स्मेल हो सकती है आपके पानी के अंदर। द ओडर ऑफ वाटर चेंजेस विद टेम्परेचर, यानी कि जो आपकी ओडर है या फिर जो आपकी गंध आती है ना पानी से, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, वो आपकी जो होता है वो चेंज करता है टेम्परेचर के साथ। अगर टेम्परेचर राइज होगा तो जो आपकी ओडर है वो आपकी आपको आपको महसूस होगी या फिर आपको सुनाई देगी वो ओडर। और अगर आपके टेम्परेचर डाउन होगा तो आपको जो ओडर होगी ना वो आपको स्मेल नहीं कर पाओगे। अगर आपका टेम्परेचर बहुत डाउन होगा पानी का, तो उसके अंदर जो ओडर होगी या फिर स्मेल होगी ना, उसको आप इनहेल नहीं कर पाओगे या फिर आप उसे सेंस नहीं कर पाओगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे आर कॉज्ड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, यानी कि जो आपका ओडर और टेस्ट होता है ना आपके पानी के अंदर, वो किस वजह से होता है, बाय डिजोल्व गैसेस या फिर केमिकल्स, यानी कि आपके जो पानी में घुले हुए जो डिजोल्व गैसेस होते हैं या फिर जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं ना, जैसे कि आपके हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, मीथेन हो गया, NH3 अमोनिया हो गया, एक्सेट्रा। तो जो आपके डिजोल्व गैस या फिर केमिकल जो पानी के अंदर होते हैं, जो पूरी तरीके से घुले हुए होते हैं पूरे तरीके से, उनकी वजह से आपका टेस्ट या फिर ओडर आता है। दूसरा यहाँ पे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से आता है, फिर चाहे वो डेड हो या फिर अलाइव हो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइदर डेड और अलाइव, यानी कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर होता है ना, तो बहुत सूक्ष्म आपके जीव होता है ना, उनकी वजह से भी आपका जो स्मेल है फिर जो टेस्ट है ना वो आता है आपके पानी के अंदर। और जो लास्ट पॉइंट है, मिनरल सब्सटेंस लाइक NaCl, आयरन कंपाउंड्स एटसेट्रा, यानी कि जो आपके मिनरल सब्सटेंस होते हैं फिर मिनरल जो आपके पदार्थ होते हैं ना पानी के अंदर, जैसे कि आपका सोडियम क्लोराइड हो गया, NaCl हो गया नमक, और आयरन के कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनकी वजह से आपके पानी में ना टेस्ट और ओडर आता है। तो देखो यहाँ पे हमारे जो 4 टेस्ट थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आपका कलर टेस्ट, टर्बिडिटी टेस्ट, और आपका टेम्परेचर टेस्ट हो गया, और लास्ट आपका ओडर एंड आपका टेस्ट वाला टेस्ट हो गया। ये वीडियो ना लेंथ ही बहुत जाएगी। उसके बाद हमारे साथ 2 और बचते हैं इसमें, आपका केमिकल टेस्ट हो गया और आपका बायोलॉजिकल टेस्ट हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव के लिए। और यहाँ से ना आपके ज्यादा से ज्यादा आपके क्वेश्चन ना आपके कॉलेज के एग्जाम में क्या बनेगा कि आपका फिजिकल टेस्ट पूछ सकता है, आपके जो आपके इंस्ट्रूमेंट है किससे हम मेजर करते हैं वो पूछ सकता है, और क्यों होते हैं। जैसे कि आपका कलर टेस्ट मैंने बताया ना किस वजह से होता है, आपका जो पानी में कलर होता है वो किस वजह से होता है, टर्बिडिटी बताया किस वजह से होता है। तो वैसे ही सेम आपको इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप यहाँ से अच्छे से पढ़ लेंगे तो कॉम्पिटिटिव में आपको दिक्कत नहीं होगी। SSC जेई हो चाहे वो स्टेट जेई होगा ना, तो आपको ये सब ऐसा लगेगा कि आपने पहले पढ़ चुके हैं ये कभी ना कभी। अगर आप सीधे डायरेक्ट आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करोगे या फिर एग्जाम्स की तैयारी करोगे ना, तो वहां पे जब आपने सुना ही नहीं होगी सब चीजें, तो आपको सब नया लगेगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए इन सब चीजों को मैं आपको नोट डाउन करने को कह रहा हूँ। तो अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो वीडियो में बैक जाओ और फिर से देखो कि मैंने ओडर एंड टेस्ट वाला टेस्ट में क्या बताया था। तो आप चाहे तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखो हमारे आपके फिजिकल टेस्ट तो हमारे कंप्लीट हो चुके थे, लेकिन अब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जैसे कि आपका केमिकल टेस्ट हो गया। तो केमिकल टेस्ट को भी हमें आपका पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जो भी मैं टेस्ट आपको बता रहा हूँ ना, ये टेस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि मैं आपके ना PY के क्वेश्चन देख रहा था आपके 14 सेमेस्टर के।
तो उस पेपर में ना मैंने 2019 और 20 का पेपर देखा था। वहाँ पे ना आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आपके पानी के वेरियस टेस्ट क्या क्या होते हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए। तो ये मेरे को इतना ध्यान नहीं कि 2019 का था या 20 का था, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि मतलब आपका जो आपका केमिकल टेस्ट है या फिर फिजिकल टेस्ट है ना, तो उनके बारे में आप बताइए, 2-3 टेस्ट के बारे में। तो आपको इतना बेसिक तो पता होना चाहिए। अगर आप यहाँ से इतना पढ़ लोगे ना, तो आप बेसिक सा आंसर तो लिख पाओगे कि आपका हार्डनेस क्या होता है, या फिर आपका टर्बिडिटी क्या होता है, या फिर आपका कलर टेस्ट क्या होता है फिजिकल टेस्ट में। अगर केमिकल की हम बात करें तो इसमें आपके 3-4 टेस्ट आते हैं, उनको भी हम पढ़ते हैं। तो पहला आपका आता है यहाँ पे हार्डनेस टेस्ट। अब देखो हार्डनेस टेस्ट हम इस पे आपके पानी की हार्डनेस का पता करते हैं बेसिकली। अब पानी की हार्डनेस मतलब कठोरता में समझना। यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो पानी होता है ना, उसके अंदर ना कैल्शियम और मैग्नीशियम के यहाँ पे कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स आपके प्रेजेंट होते हैं। वही यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। पहले हम डेफिनेशन समझते हैं। इट इज़ दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर विच प्रिवेंट्स द लेदरिंग ऑफ सोप। यानी कि यह पानी का वो गुण है, हार्डनेस पानी का ऐसा गुण है जो कि ना आपका रिड्यूस करता है या फिर प्रिवेंट करता है, यानी कि आपका जो झाग बनता है ना साबुन का, उसको रोकता है ये। इसी को आपका हार्डनेस कहते हैं। मतलब अगर आपका कोई पानी हार्ड है तो सिंपल सा उसका मतलब क्या है कि जो आपका सोप है ना, वो ज़्यादा आपका फोम नहीं बना पा रहा, फोम या फिर झाग नहीं बना पा रहा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपके कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स आयंस प्रेजेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है सेम वही। इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स, क्लोराइड्स एंड नाइट्रेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। यानी सेम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के आपके बाइकार्बोनेट्स आपके प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? हार्डनेस ऑफ वाटर इज नॉट हार्मफुल टू पब्लिक हेल्थ अनलेस इट इज़ एक्सेसिव बट इट कंज्यूम्स मोर सोप एंड फॉर्म डिपॉजिट्स इन बॉयलर। यानी कि जो आपका हार्डनेस ऑफ वाटर है, पानी के अंदर अगर कठोरता है ना, या फिर आपका हार्डनेस है, तो वह पब्लिक हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं है। कब तक? जब तक अनलेस इट इज़ एक्सेसिव, यानी कि जब तक वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है ना, आपका हार्डनेस जब तक बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है, तब तक वो आपके पब्लिक हेल्थ के लिए या फिर लोगों की सेहत के लिए वो हानिकारक नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट आगे क्या लिखा हुआ है? बट इट कंज्यूम्स मोर सोप। पर लेकिन इसमें क्या होता है, अगर आपका हार्डनेस प्रेजेंट है तो मैंने आपको बता दें कि वहाँ पे ना आपका सोप का कंजप्शन ज़्यादा होगा। एंड फॉर्म डिपॉजिट इन बॉयलर्स, यानी कि आपके डिपॉजिट फॉर्म करता है आपके बॉयलर्स में। आपका यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है, टू सॉफ्ट वाटर इज टेस्टलेस। यानी कि अगर आपका पानी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो वो टेस्टलेस होगा एक टाइप से। यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, हार्डनेस शुड नॉट लेस देन 50 ppm एंड नॉट मोर देन 200 ppm। यानी कि आपका जो आपका हार्डनेस है वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? यहाँ पे लिखा हुआ है 50 ppm से लेकर 200 ppm तक। 50 ppm से लेकर 200 ppm तक आपका जो पानी की हार्डनेस है वो होनी चाहिए, ना तो इससे कम होनी चाहिए ना तो इससे ज़्यादा होनी चाहिए। अब देखो हार्डनेस तो आपको पता चल गया होगा हार्डनेस क्या होती है। अब यहाँ पे डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं हार्डनेस का, यानी कि हार्डनेस का हम पता कैसे करते हैं? तो बेसिकली 2 मेथड यहाँ पे दिए हुए हैं। ये आपने ना अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट में या फिर अप्लाइड केमिस्ट्री सेकंड में ज़रूर पढ़ा होगा। एक आपका आता है सोप टेस्ट। सोप टेस्ट से आप पानी की हार्डनेस का पता करते हैं, लेकिन ये आपका ओल्ड मेथड है। लेकिन आपका जो नया मेथड है, न्यू मेथड जो हम यहाँ पे कह रहे हैं, वो है आपका ADTA मेथड। ADTA मेथड आपने ये परफॉर्म भी करा होगा आपने प्रैक्टिकल्स में, जब आपने अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ी होगी। ADTA का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि कई बार फुल फॉर्म पूछता है। तो इसका मतलब क्या है? इथाइलिन डाईअमाइन टेट्रा एसीटेट। ADTA का मतलब आप सुन लो, इथाइलिन डाईअमाइन टेट्रा एसीटेट आपका ADTA मेथड होता है, जिसमें कि आपका इंडिकेटर कौन सा इस्तेमाल करते हैं? एरिक्रोम ब्लैक टी। आप याद रखना कि आपका ADTA मेथड में कौन सा आपका इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, वो है एरियोक्रोम ब्लैक टी। और ना देखो, मैं इसको अगर पूरा समझाने लगूंगा तो वीडियो ऑलरेडी लेंथी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा 1 घंटे से ऊपर जाएगी। तो अगर आप चाहें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप ADTA मेथड को ना आप नेट पे आप खुद सर्च करना या फिर यूट्यूब पे आप जाना, आपको काफ़ी मेथड मिल जाएंगे ADTA से रिलेटेड, और सोप टेस्ट भी। अगर आपको इतना भी लिख दोगे ना पेपर में कि आपका हार्डनेस क्या होता है आपके केमिकल टेस्ट में, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा है, वो भी आपके लिए सफिशिएंट है कि अच्छे नंबर अगर आपको स्कोर करने हैं। क्योंकि देखो, अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे ना, तो सिर्फ उतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। अगर एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो इतना तो पेपर में पूछा भी नहीं जाएगा, और अगर आपको सिर्फ पास होना है तो सिर्फ इतना ही पढ़ लो, आपके लिए काफ़ी है। कॉम्पिटिटिव के लिए अगर आप इतना पढ़ोगे तो सफिशिएंट है। अगर आप और ज़्यादा पढ़ना चाहते हो कि नहीं, आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है, तो आप ADTA और आपका सोप टेस्ट जो है उसका भी आप एडवांस पढ़ सकते हो आगे। तो अगर आपको समझ आ गया तो अच्छी बात है, आप चाहे तो उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा केमिकल टेस्ट में जो हमारा दूसरा टेस्ट आता है, वो हमारा कौन सा है? टोटल सॉलिड का। मतलब इस टेस्ट में क्या करते हैं हम? टोटल सॉलिड्स जो आपके पानी में है ना, उनका हम पता करते हैं। तो आपके टोटल सॉलिड्स में आपका कौन कौन से सॉलिड्स आपके आते हैं? टोटल सॉलिड्स में आपका इंक्लूड है आपके सस्पेंडेड सॉलिड्स और आपके डिजॉल्व सॉलिड्स।
तो यहाँ पे आपके देखो बेसिकली हमें ना यहाँ पे सॉलिड्स का पता कर रहे हैं, यानी कि वो पार्टिकल्स जो आपके पानी में प्रेजेंट होते हैं। तो वो आपके कौन कौन से होते हैं, एक तो सस्पेंडेड होता है और आपके डिजॉल्व होते हैं। उनके बारे में मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बता चुका हूँ। तो अगर आपको नहीं पता है कि सस्पेंशन, डिजॉल्व और कोलाइडल सॉलिड्स क्या होता है, तो आप उनको पढ़ लेना, वहाँ से भी आपके 5 से 6 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द क्वांटिटी ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स कैन बी डिटरमाइंड बाय, यानी कि जो आपका सस्पेंडेड सॉलिड्स है आपके पानी के अंदर, उसको आप कैसे पता कर सकते हैं, डिटरमाइन बाय फिल्टरिंग द सैंपल ऑफ वाटर थ्रू अ फाइन फिल्टर। यानी कि आपको जो पानी का सैंपल लिया होगा ना, आपने टेस्ट करना है अगर अपने वाटर का, तो आपने सैंपल तो लिया होगा पानी का, तो उसको आप क्या करेंगे, एक फाइन फिल्टर की हेल्प से आप उसे छान लेंगे, और उसके बाद जो भी आपका वेस्ट बचा होगा ना, जो भी आपने फिल्टर की हेल्प से आपने अपने पानी को पास कराया होगा, वहाँ पे जो भी वेस्ट बचा होगा उसको आप ड्राई करेंगे, यानी कि सुखाएंगे, और उसका आप वेट कर लेंगे एंड वेइंग देम। अब क्योंकि ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, यानी कि पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, तो आप जब इन्हें फिल्टर करेंगे ना, तो फिल्टर के बाद आपको ये पार्टिकल्स मिलेंगे, तो इनमें ना थोड़ा मॉइस्चर कंटेंट होगा, तो आप उनको पहले आप सुखाएंगे, यानी कि ड्राई करेंगे उन्हें, और उसके बाद आप उनका वजन ले लेंगे, वेइंग दैम। तो इससे आपको आपके सस्पेंडेड सॉलिड्स का पता चल जाएगा। अब डिसॉल्व सॉलिड्स और केस में क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द क्वांटिटी ऑफ डिसॉल्व एंड कोलाइडल सॉलिड्स इज फाउंड बाय इवेपोरेटिंग द फिल्टर वाटर एज ऑब्टेन्ड अबव। यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें आपका ना उसको ड्राई नहीं करेंगे जो आपके पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि वो पार्टिकल्स दिखते ही नहीं है, वो पानी में अच्छी तरीके से डिसॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने फाइन फिल्टर की हेल्प से जब ना आपका पानी को पास करवाया था ना, जो हमने यहाँ पे फाइन फिल्टर से आपके जो वाटर सैंपल को पास कराया था, उसका अब हम क्या करेंगे, उसको हम इवेपोरेट करेंगे। जो हमारा वाटर सैंपल है, जो हमने फिल्टर की हेल्प से हमने उसे पास करा था, उसको हम फिर इवेपोरेट करेंगे, यानी उसको हम भाप बनाएंगे, या फिर उसे आप भाप की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और उसका फिर हम वेट ले लेंगे, वेइंग द रेजिड्यू। अब देखो, जो आपका आपने फिल्टर की हेल्प से अपने पानी यहाँ पे पास करवाया था ना, उसको हम फिर आपका इवेपोरेट करेंगे, तो जो वहाँ पे इम्प्योरिटीज़ बचेंगी, वहाँ पे कुछ इम्प्योरिटीज़ आपकी बचेंगी जो कि आपकी इवेपोरेट नहीं हुई या फिर भाप नहीं बनेगी, तो उसका हम वेट ले लेंगे। जो हमारे इम्प्योरिटीज़ बचेगी ना, या फिर हमारे सॉलिड जो बचेंगे, उनका हम वेट ले लेंगे, वेट द रेजिड्यू मतलब वही है जो इवेपोरेट करने के बाद बचता है। इससे हमें पता क्या चलेगा, जैसे कि हम उनका वेट ले लेंगे ना रेजिड्यू का, तो इससे हमें टोटल सॉलिड्स का पता कैसे चलेगा। यहाँ पे हमने आपका डिसॉल्व सॉलिड्स का पता कर लिया है, यहाँ पे हमने आपका सस्पेंडेड सॉलिड्स का पता कर लिया है। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे ना, तो तब हम जाके आपको आपके टोटल सॉलिड्स का पता चलेगा। जब आप आपके सस्पेंडेड सॉलिड्स और डिसॉल्व सॉलिड्स को आप ऐड करेंगे ना, जो आपको लास्ट में मिला है अपने टेस्ट के बाद, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे ना, तब आपको टोटल सॉलिड्स का जो क्वांटिटी है वो पता चल जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ एक पॉइंट, टोटल सॉलिड्स इन वाटर शुड नॉट एक्सीड 1000 ppm, यानी कि आपका जो डिसॉल्व और आपका सस्पेंडेड सॉलिड्स है, ये टोटल जो आपके होंगे ना पानी में, ये आपके 1000 ppm से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, यानी कि 1000 ppm से ज़्यादा नहीं होने चाहिए ये आपके कौन से डिसॉल्व सॉलिड्स और आपके सस्पेंडेड सॉलिड्स। जिनको आपका डिसॉल्व सॉलिड्स, सस्पेंडेड सॉलिड्स और आपका कोलाइडल सॉलिड्स या फिर इम्प्योरिटीज़ नहीं पता है, मैं उनको अभी भी कहूँगा कि लेक्चर नंबर जो इससे पहले का लेक्चर था ना, लेक्चर नंबर 3 था वो, उसको ज़रूर देखना। वहाँ पर मैंने आपको अच्छे से बताया, और उस क्वेश्चन को ना मैंने PYQ में देखा भी है कि वहाँ से बेसिकली 7 से आपका 8 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है कि आपकी इम्प्योरिटीज़ क्या होती है पानी की, आपका प्योर वाटर जिसे आप होलसम वाटर कहते हो वो क्या होता है। उस लेक्चर को ज़रूर से देखना। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि टोटल सॉलिड्स का हम पता कैसे करते हैं। हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, जब हम उनका वेट ले लेंगे आपके रेजिड्यू का, उनका जब हम वेट करेंगे ना, तो इनको जब हम टोटल ऐड करेंगे, तो इसका जो टोटल होगा ना, वही आपका टोटल सॉलिड्स होगा, और वो 1000 ppm से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 1000 ppm से ज़्यादा है तो वो आपकी पब्लिक के लिए, हेल्थ के लिए हार्मफुल है। तो अगर आपको समझ आ गया तो अच्छी बात है, आप चाहे तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो आपका तीसरा टेस्ट आता है आपका केमिकल टेस्ट में, वो आपका कौन सा है, आपका क्लोराइड टेस्ट है। तो देखो, क्लोराइड टेस्ट को हम क्यों परफॉर्म करते हैं, ताकि इसके अंदर जो आपका पानी है उसके अंदर हम आपकी क्लोराइड्स के अमाउंट का पता कर सकें। क्लोराइड्स में भी आपका कौन सा आता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जिसे आप कॉमन सॉल्ट कहते हो, या फिर NaCl कहते हो, या फिर आप नमक जिसे कहते हो, तो वो आपका मेन कंपाउंड होता है आपके क्लोराइड वाटर में। यानी कि जो आपका क्लोराइड का पानी होता है ना, उसके अंदर मेन कंपाउंड आपका यही होता है। सोडियम क्लोराइड इज द मेन सब्सटेंस इन क्लोराइड वाटर। जैसे कि मैंने आपको कहा, क्लोराइड गिव्स सैलाइन वाटर एज नेचुरल वाटर डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड नियर द माइंस एंड सीज। देखो, इस लाइन का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो आपका क्लोराइड है वो आपके पानी को ना खारापन प्रदान करता है, या फिर जो आपका क्लोराइड है वो आपके
पानी को खारा बना देता है जब आपका जो नेचुरल वाटर है ना वो सोडियम क्लोराइड के साथ डिसॉल्व हो जाता है। और ये आपका कहाँ पे होता है, या तो आपके समुंदर के पास होता है या फिर आपकी खदानों में होता है। जो आपका नेचुरल पानी है जब आपके वो खदानों से पास होता है ना तो वहाँ पे क्लोराइड कंपाउंड या फिर जो आपका सोडियम क्लोराइड कंपाउंड होता है वो आपका पानी के साथ मिक्स हो जाता है। या तो ये खदानों में होगा या तो आपके फिर समुंदर में होगा। समुंदर में आपका ये कंपाउंड ना ऐसे नहीं बनता है, सोडियम क्लोराइड भी वहाँ पे ना आपका जो कंपाउंड से वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है, तब जाके आपका ये क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड जो कंपाउंड बनता है, अगर ये नेचुरल वाटर के साथ रिएक्शन करता है या फिर नेचुरल पानी के साथ अगर ये मिल जाता है नेचुरल वाटर के साथ, तो तब जाके आपका ये जो वाटर होगा ना नेचुरल वाटर वो आपका खारा बन जाएगा या फिर वो सैलाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब यही था, मतलब बेसिकली ये कहना चाह रहा है इस पॉइंट में आपका कि जो आपका क्लोराइड होता है ना वो आपके पानी को खारापन प्रदान करता है जब आपका जो नेचुरल वाटर है वो सोडियम क्लोराइड के साथ डिसॉल्व होता है या फिर वो घुल जाता है सोडियम क्लोराइड के साथ। और वो कहाँ पे होता है, या तो आपकी खदानों में होगा या तो फिर आपके समुंदर में होगा, सीज में होगा या तो फिर आपके माइंस में होगा, खदानों में। यहाँ पे लिखा हुआ नेक्स्ट पॉइंट, द क्लोराइड इन वाटर शुड बी लिमिटेड टू 250 ppm। यानी कि आपका जो आपके क्लोराइड की क्वांटिटी है या फिर अमाउंट है वो लिमिट कर दी जाती है 250 ppm तक। यानी कि 250 ppm से ज़्यादा अगर वो होगी तो वो हार्मफुल में कैटेगरी में आएगी। द अमाउंट ऑफ क्लोराइड्स कैन बी डिटरमाइंड बाय टाइट्रेटिंग द वाटर। अब देखो यहाँ पे आपका कौन सा वर्ड आया, टाइट्रेटिंग। आपने टाइट्रेशन सुना होगा ना, आपने फर्स्ट ईयर में टाइट्रेशन करा होगा, क्लास 12th या 11th में भी आपका ये एक आपका टेस्ट होता था, टाइट्रेशन नाम से आता था। तो जो अमाउंट ऑफ क्लोराइड है अगर हमें उसका पता करना है तो हम पानी का टाइट्रेशन करेंगे या फिर टाइट्रेटिंग करेंगे। बेसिकली टाइट्रेशन मतलब होता क्या है कि जब आप कोई भी आपका सॉलिड कंपाउंड को आप किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हो जब तक ताकि वो आपकी केमिकल रिएक्शन हो सके, तो उसी को हम टाइट्रेशन कहते हैं। तो हम पानी का आप टाइट्रेटिंग करेंगे किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgNO3 के साथ और पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ K2CrO7 के साथ। जब आप ना पानी को इन दोनों कंपाउंड के साथ आपका टाइट्रेशन करेंगे या फिर सिंपल सा कहो कि पानी को आप इन दोनों कंपाउंड का सॉल्यूशन में मिक्स करेंगे ना, जो आपने टेस्ट के लिए पानी लिया है, तो वहाँ पे ना आप इनका मतलब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे पहले। द सॉल्यूशन शुड बी कंटिन्यूसली स्टेर्ड। यानी कि जो आपका सॉल्यूशन होगा ना जब आप पानी को इन दो कंपाउंड के साथ मिक्स कर लेंगे बेसिकली सॉल्यूशन के साथ, तो आप उस सॉल्यूशन को आप कंटिन्यूसली घुमाएंगे या फिर स्टेयर करेंगे। स्टेयर का मतलब उसे कंटिन्यूस घुमाना हो गया। अगर वहाँ पे क्लोराइड प्रेजेंट होगा देन रेडिश कलर विल अपीयर। अगर उस पानी में ना क्लोराइड की मात्रा होगी, मतलब कुछ हद तक वहाँ पे अगर क्लोराइड प्रेजेंट होगा तो जो आपका सॉल्यूशन होगा ना वो रेडिश कलर का होगा, यानी वो लाल रंग का दिखाई देने लगेगा। आपका जो सॉल्यूशन होगा जब को आप लास्ट में मिलेगा वो आपका रेडिश कलर का होने लगेगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि अगर जो आपका सॉल्यूशन है वो अगर रेडिश कलर का हुआ तो मतलब आपके क्लोराइड्स वहाँ पे प्रेजेंट है, आपके पानी में आपके क्लोराइड्स प्रेजेंट है। तो ये था आपका बेसिकली सिंपल सा टेस्ट। देखो आपको ज़्यादा इतने सारे टर्म्स याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हम टाइट्रेशन करते हैं किसके, पानी का टाइट्रेशन करते हैं हम किसके साथ, आपका सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ। फॉर्मूला याद ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको याद रखना होगा कि हम क्लोराइड टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम पानी का टाइट्रेशन करते हैं किसके साथ, आपका सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, और उसको फिर हम कंटिन्यूसली घुमाएंगे। अगर हमें घुमाने के बाद वहाँ पे अगर रेडिश कलर मिलेगा, उस सॉल्यूशन में अगर लाल रंग आपको प्राप्त होगा तो मतलब वहाँ पे क्लोराइड प्रेजेंट है, और अगर नहीं होगा तो मतलब वहाँ पे कोई भी क्लोराइड्स आपके कंपाउंड प्रेजेंट नहीं है। तो यही था इस क्लोराइड टेस्ट में। अगर आपको समझ आ गया तो अच्छी बात है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर फ्री फॉर्म में है आपके ऑक्सीजन तो वो क्या करेगी, कोरोजन का एक तरीके से कोरोजन हमारे क्रिएट करेगी, हमारे पाइप्स में हमारे कोरोजन करेगी इन मेटल्स। जो भी आपके मेटल्स होंगे ना या फिर जो आपके पाइप्स होते हैं बेसिकली मेटल्स के होते हैं, तो उनमें ये आपका कोरोजन कॉज करेगा या फिर वो आपका मेटल को डैमेज करेगा। यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द प्रेजेंस ऑफ CO2 कैन बी डिटरमाइंड बाय मिक्सिंग लाइम सॉल्यूशन इन वाटर। इफ़ इट बिकम्स मिल्की देन देयर इज CO2 इन वाटर। यानी कि हम जो है हम CO2 का पता कैसे कर सकते हैं। देखो बेसिकली आपका जो पानी है उसके अंदर ऑक्सीजन तो होनी ही चाहिए, इसके लिए हम कोई टेस्ट नहीं करते हैं, ऑक्सीजन होती है उसके अंदर। लेकिन अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड या फिर CO2 की मात्रा का पता करना है तो उसे हम कैसे पता करेंगे, उसको हम जो आपका लाइम सॉल्यूशन है ना उसके अंदर हम पानी को इंट्रोड्यूस कराएंगे या फिर पानी को डालेंगे। बेसिकली एक लाइम सॉल्यूशन लेंगे और एक हमारा जो टेस्टिंग सॉल्यूशन होगा ना वाटर, हम उसे लेंगे जो हमारा टेस्टिंग के लिए हम यूज़ करेंगे, उसको हम आपस में अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिक्सिंग करेंगे। अगर जो हमारा सॉल्यूशन है मिक्स करने के बाद अगर वो मिल्की कलर का हमें दिखाई देगा या फिर मिल्की कलर उसके अंदर हमें दिखेगा तो वहाँ पे CO2 प्रेजेंट होगा पानी के अंदर। तो लास्ट पॉइंट में मतलब क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, मैं आपको समझाता हूँ कि अगर हम उसे लाइम के साथ मिक्स करेंगे ना, आपके जो टेस्टिंग सॉल्यूशन है जो हमारा वाटर है उस जो हम टेस्टिंग के लिए
ले रहे हैं तो उसको अगर हम लाइम सॉल्यूशन के साथ मिक्स करेंगे अच्छे से ना, तो अगर वहाँ पे मिल्की कलर हमें शो होगा, अगर जो हमारा सॉल्यूशन है मिक्सिंग करने के बाद अगर वो मिल्की कलर हमें दिखेगा वहाँ पे, तो आपका CO2 वहाँ प्रेजेंट होगा। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड उस पानी में प्रेजेंट होगा। अगर वहाँ पे मिल्की कलर शो नहीं होता है तो उसका मतलब वहाँ पे CO2 प्रेजेंट नहीं है और वो वाटर आपका सेफ है। तो यहाँ पे आपका दो तो हो गए डिजॉल्व ऑक्सीजन में, जो डिजॉल्व फॉर्म में होते हैं या फिर घुले हुए फॉर्म में होते हैं। अब आपका तीसरा इसमें आता है नाइट्रोजन के कंपाउंड्स, कुछ नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो अगर आप चाहे तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो तीसरा आपका कंपाउंड आता है वो है आपका नाइट्रोजन। इससे पहले हमने ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ लिया था। अब हमारा जो आता है वो यहाँ पे नाइट्रोजन है। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के कुछ आपके कंपाउंड्स अलग अलग हैं। तो पहले हम नाइट्रोजन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर इंडिकेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है, अगर आपको पता करना है कि पानी के अंदर आपका ऑर्गेनिक मैटर है या नहीं, तो वहाँ पे अगर आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है, अगर पानी के अंदर आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है, वो ये दर्शाता है कि आपके पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक मैटर मतलब कहीं पे भी चीज़ आती है ना, तो ये ह्यूमन वेस्ट होता है। ह्यूमन वेस्ट या फिर आपके जो ह्यूमन बॉडी से निकला हुआ जो भी आपका पदार्थ होता है ना, वेस्ट प्रोडक्ट जिसे आप कहते हो, चाहे वो आपका यूरिन हो या फिर जो आपका सॉलिड वेस्ट निकलता है, अगर दोनों आपका ऑर्गेनिक मैटर में आता है, तो अगर आपका ऑर्गेनिक मैटर पानी के अंदर प्रेजेंट है तो वहाँ पे आपका नाइट्रोजन भी आपका प्रेजेंट होगा। नाइट्रोजन यही दर्शाता है कि आपके पानी के अंदर आपका ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है नाइट्रोजन कैन बी फाउंड इन फॉलोइंग फॉर्म्स, यानी कि जो आपका नाइट्रोजन है वो किस किस तरीके से आपके पानी में पाया जाता है या फिर डिफरेंट प्रकार जो उसके होते हैं वो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। इनके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला आता है आपका फ्री अमोनिया। फ्री अमोनिया जिसे आप NH3 भी कहते हो, उसे हम फ्री अमोनिया कहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इंडिकेट्स द फर्स्ट स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इंडिकेटिंग रिसेंट पॉल्यूशन, यानी कि ये आपका पहला चरण दर्शाता है कि आपके पानी में ना जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है उसके जो डिकम्पोजिशन है या फिर जिसका गलना शुरू हो गया या फिर सड़ना शुरू हो गया पानी के अंदर, तो वो आपका पहला चरण स्टार्ट हो चुका है। ये आपका कौन दर्शाता है, NH3। बेसिकली NH3 आपको बताता है कि पानी के अंदर जस्ट अभी अभी आपका जो पॉल्यूशन हुआ है या फिर जो आपकी गंदगी पानी के अंदर ऐड करी हुई है वो NH3 बताता है। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट स्टेज होती है ना डिकम्पोजिशन की, वो ये दर्शाता है आपका NH3। NH3 आपका वही दर्शाता है। तो जब वो पहला चरण आपका दर्शा रहा है आपका NH3, आपका ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन का आपका पहला चरण अगर दर्शा रहा है, तो मतलब पानी में अभी अभी पॉल्यूशन हुआ है या फिर अभी अभी आपने ऑर्गेनिक मैटर डाला है पानी के अंदर। यहाँ पे इसके कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिमिट लिखी हुई है, एक्सेप्टेबल लिमिट लिखी हुई है कि हम कितना आपका एक्सेप्ट कर सकते हैं पानी। तो अगर आपके पानी के अंदर 0.15 mg पर लीटर प्रेजेंट है तो वो हम उसे एक्सेप्टेबल लिमिट की कैटेगरी में डालेंगे, मतलब उतना हमारे लिए एक्सेप्टेबल है कि उतना हमारा काम चल जाएगा उससे। लेकिन अगर आपका CFR देखें, यानी कि कॉज फॉर रिजेक्शन, कि किस कारण से हमने उसे रिजेक्ट करा है या फिर किस लिमिट की वजह से हमने उसे रिजेक्ट करा है, तो अगर वो 0.30 mg पर लीटर होगा, एक्सेप्टेबल लिमिट क्या है आपकी 0.15 mg पर लीटर, यानी कि इतने तक अगर आपके पानी में आपका नाइट्रोजन या फिर आपका अमोनिया प्रेजेंट होगा तो उतना चलेगा। लेकिन अगर आपका 0.30 mg तक आपका पहुंचता है या फिर आपका 0.30 mg पर लीटर अगर आपके पानी में प्रेजेंट है आपका, तो आपको वो सीधे रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका वो सीधे पानी जो होगा ना वो हार्मफुल कहलाएगा और उसे हम सीधे रिजेक्ट कर देंगे या फिर मना कर देंगे। तो कॉज फॉर रिजेक्शन आपका कितना होगा, 0.30 mg पर लीटर। अब यहाँ पे लिखा हुआ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन बिफोर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हैज़ स्टार्टेड, यानी कि ये आपका क्या दर्शाता है, ऑर्गेनिक मैटर अगर आपके पानी के अंदर प्रेजेंट है तो ये आपकी क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन कितनी है डिकम्पोजिशन से पहले। आपके जब आपने ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन स्टार्ट हुआ ना पानी के अंदर, बेसिकली अगर वो आपका ऑर्गेनिक मैटर आ गया है तो वो सड़ना या फिर गलना शुरू होगा आपका ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि वहाँ पे ना कुछ आपके बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। आपके 2-3 टाइप के होते हैं वैसे बैक्टीरियाज। एक तो वो होते हैं जो आपके ऑक्सीजन से जीवित रहते हैं, जो आपके एरोबिक बैक्टीरिया जिनके बारे में आपने सुना होगा ना, जो आपके ऑक्सीजन के प्रेजेंट में डिकम्पोजिशन करते हैं। और दूसरा आपका एनएरोबिक बैक्टीरिया आता है जो बिना आपके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी आप इसको डिकम्पोज कर लेते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। और तीसरा आपका ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के भी आपका डिकम्पोजिशन करते हैं, तो वो बैक्टीरिया से करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिक मैटर मतलब आपका क्या दर्शाता है, अगर आपके पानी में ऑर्गेनिक मैटर है तो आपका वो क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन कितनी थी बिफोर डिकम्पोजिशन, यानी कि डिकम्पोजिशन स्टार्ट होने से पहले आपकी क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन कितनी थी, ये आपको बताता है आपका ऑर्गेनिक मैटर। इसकी आपके
एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी है, एएल कितनी है 0.30 mg पर लीटर, और कॉज फॉर रिजेक्शन कितना है आपका, CFR कितना है 0.45 mg पर लीटर। ये थोड़ा आपको डेटा याद रखने की जरूरत पड़ सकती है आगे, क्योंकि ना यहाँ पे कुछ कुछ ऐसी लिमिट दे रखी है जो कि अगर आप नोट करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ से हो सकता है कि अभी कोई क्वेश्चन बन जाए कि आपका अमोनिया की एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी है, या फिर कॉज फॉर रिजेक्शन आपका कितनी लिमिट पे होगा, ये कभी पूछ सकता है फ्री अमोनिया के लिए, फिर आपका ऑर्गेनिक मैटर के लिए। यहाँ पे जो थर्ड आता है नाइट्राइट आता है, आपका देखना नाइट्राइट और नाइट्रेट अलग होता है। नाइट्राइट आपका हार्मफुल होता है, नाइट्रेट आपका हार्मफुल नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपका जो नाइट्राइट है अगर आपका NO2 पानी में प्रेजेंट है तो इंडिकेट्स पार्शियली डिकम्पोज्ड कंडीशन एंड इज हाईली डेंजरस। यानी कि आपका जो नाइट्राइट है वो आपको क्या दर्शाता है कि आपका जो आपका डिकम्पोजिशन हो रहा है ऑर्गेनिक मैटर का, वो पार्शियली डिकम्पोजिशन आपका हो चुका है। पार्शियली डिकम्पोजिशन मतलब आधा आपका डिकम्पोजिशन की प्रोसेस हो चुकी है, थोड़ा सा अभी आपका हाफ डिकम्पोजिशन हो चुका है, और ये आपका बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। या तो फिर आपका डिकम्पोजिशन स्टार्ट ना हुआ हो उस फेज पे, यानी कि आपका जो फ्री अमोनिया है वो आपका हार्मफुल स्टेज नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर डिकम्पोजिशन जस्ट स्टार्ट हुआ है तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका नाइट्राइट अगर आपका यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी कि ये कंपाउंड दर्शाता है कि आपका जो डिकम्पोजिशन है वो आधा हो चुका है, तो यहाँ पे ना ये आपका जो नाइट्रेट अगर प्रेजेंट है तो वो बहुत ये दर्शाता है कि आपका पानी बहुत ज़्यादा डेंजरस है, हाईली डेंजरस आपका पानी है। यहाँ पे इसका एक्सेप्टेबल लिमिट इसका कुछ नहीं है, एक्सेप्टेबल लिमिट इसका 0 है, क्योंकि ये आपका हाईली डेंजरस नेचर का है या फिर हार्मफुल नेचर का है, इसलिए इसकी ना एक्सेप्टेबल लिमिट 0 है। ये मतलब आपका अगर नाइट्राइट आपके पानी में अगर प्रेजेंट है तो उसको हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, उस वाटर या फिर उस सैंपल को हम ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो हाईली आपका डेंजरस हो गया, आपका पार्शियली डिकम्पोज है, वो पूरा डिकम्पोज नहीं हो चुका है, तो वो आपका हार्मफुल कहलाएगा, क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं हुआ। तो अगर हम उसे कंज्यूम करेंगे या फिर उसे ट्रीट करेंगे तो आगे उसमें कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। यहाँ पे नाइट्रेट आपका एक कंपाउंड आता है लास्ट NO3, और नाइट्रेट क्या था NO2। इनका आप फॉर्मूला भी थोड़ा ध्यान रखना कि नाइट्राइट क्या होता है NO2 और नाइट्रेट होता है NO3। अब जो आपका नाइट्रेट होता है वो दिखाता है फुल्ली ऑक्सीडाइज मैटर, यानी कि आपका जो मैटर है ऑर्गेनिक मैटर जो है आपका वो फुल्ली ऑक्सीडाइज हो चुका है या फिर वो पूरा डिकम्पोज हो चुका है। और यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है, इट कैन ऑल्सो इंडिकेट्स ओल्ड पॉल्यूशन। तो मतलब उस पानी में वो आपका ओल्ड पॉल्यूशन दर्शाता है, यानी कि वो पहले गंदा पानी था। इससे वो दर्शाता है कि मतलब जब का पॉल्यूशन है वो बहुत पहले पॉल्यूशन हो चुका है उसके अंदर, क्योंकि आपकी जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है वो तो खत्म हो चुकी है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि उसके अंदर पहले आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो डिकम्पोज हो चुका है, तो वो आपका ओल्ड पॉल्यूशन ही दर्शाएगा। यहाँ पे इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी है 45 mg पर लीटर, और कॉज फॉर रिजेक्शन कितना है 60 mg पर लीटर। अब यहाँ पे आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, टू मच नाइट्रोजन अफेक्ट्स इन्फेंट्स, यानी कि आपका अगर बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन अगर पानी के अंदर प्रेजेंट है तो वो आपका नवजात को, या फिर जिन्हें आप इन्फेंट्स कहते हो ना, न्यूली बॉर्न बेबी या फिर इन्फेंट्स जिसे आप कहते हो, ये उनको ना बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये एक डिजीज़ कॉज करता है जिसे हम ब्लूबेरी डिजीज़ नाम से जानते हैं, या फिर मिथेमोग्लोबिनेमा, यानी कि मिथेनोग्लोबिनेमा एक डिजीज़ होती है, या फिर ब्लू बेबी डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ होती है ना जो आपका किस वजह से होती है, अगर नाइट्रोजन कंपाउंड आपके पानी के अंदर बहुत ज़्यादा है तो इसकी वजह से ना जो आपका नवजात होते हैं या फिर जो न्यू बॉर्न बेबीज़ जो होते हैं उनको ये असर करती है, और उनमें एक ऐसी बीमारी कॉज करते हैं जिन्हें हम ब्लू बेबी डिजीज़ नाम से जानते हैं, या फिर मिथेमोग्लोबिनेमा एक डिजीज़ होती है, या फिर ब्लू बेबी डिजीज़ जिसमें बच्चे की फेस बहुत ज़्यादा डल हो जाता है, पेल सा हो जाता है, और उसके अंदर ना बहुत जो उसके अंदर जैसे बच्चा दिखोगे ना, छोटा बच्चा, उसके अंदर उतनी हाई एनर्जी आपको महसूस नहीं होगी। तो ये किस वजह से होती है, अगर वहाँ पे नाइट्रोजन कंपाउंड बहुत ज़्यादा मात्रा में, अगर नाइट्रोजन कंपाउंड ठीक अगर कम मात्रा में क्योंकि तो वो चल जाएगा, अगर नाइट्रोजन कंपाउंड कम मात्रा में है तो वो आपका एक्सेप्टेबल लिमिट होगा, क्योंकि वो फुल्ली ऑक्सीडाइज हो चुका है और वो आगे रिएक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में, तो मैंने बता दिया कि वो कौन सी बीमारी कॉज करेगा, मिथेमोग्लोबिनेमा या फिर आपका ब्लू बेबी डिजीज़ आपका कॉज करेगा। कौन? आपका नाइट्रेट आपका कॉज करेगा। और नाइट्रेट अगर है तो वो हाईली डेंजरस मटेरियल आपका है, और वो आपका पार्शियल डिकम्पोज को दर्शाता है। ये मैंने आपको समझा दिया है। ऑर्गेनिक मैटर क्या है कि क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन हमें बताता है वो, कि आपका डिकम्पोजिशन स्टार्ट होने से पहले आपके पानी में कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट थी। और आपका फ्री अमोनिया क्या बताता है, आपका पहला स्टेज या फिर पहला चरण आपका बताता है कि डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो चुका है।
तो यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। किसी भी स्टूडेंट को अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे समझ नहीं आया तो मैंने डिटेल में समझाया, आप वीडियो में बैक जाना और फिर जाके ना आप इन चीज़ों को पढ़ना, तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। और थोड़ा ना यहाँ पे बोर्ड का साइज़ छोटा था तो मेरे को ये चीज़ें आपस में थोड़ा चिपका के लिखनी पड़ी, स्पेस कम है इनके बीच, तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना। वैसे मैंने यहाँ पे सब चीज़ समझा दी है, तो अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो लास्ट टेस्ट आता है वो है हमारा किसके लिए होता है, आर्सेनिक के लिए। देखो आर्सेनिक ना अगर एक लिमिट में है तो ये हमारा एक नॉर्मल कंपाउंड हो सकता है पानी के अंदर, लेकिन अगर ये लिमिट से ज़्यादा है तो ये पब्लिक हेल्थ के लिए आपका हार्मफुल भी होता है। आर्सेनिक को हम डेंजरस कैटेगरी में कई बार रखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज़ रेयरली फाउंड इन नेचुरल वाटर, यानी कि ये बहुत कम पाया जाता है, मतलब ना के बराबर ये आपका जो नेचुरल वाटर है, जो हमारा प्राकृतिक जो हमारा स्रोत होता है ना पानी का, वहाँ पर बहुत कम ना के बराबर पाया जाता है। इट शुड नॉट मोर देन 0.05 ppm, यानी कि देख रहे हो कि इसकी क्वांटिटी कितनी कम है। 1 ppm बराबर 1 mg पर लीटर, यानी कि 1 मिलीग्राम पर लीटर जो होता है ना वो 1 ppm के बराबर होता है, और ये उससे भी कम है 0.05। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कितना, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कितना कम क्वांटिटी में ये होता है। तो ये बहुत कम मात्रा में होता है और ये इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 0.05 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपका पॉइजनस होता है पब्लिक हेल्थ के लिए। अगर ये आपके वाटर में अगर कंटेमिनेट हो गया, एक बार आर्सेनिक मिल गया किसी कंपाउंड के साथ, तो ये आपका पॉइजनस होता है, यानी कि जहरीला होता है। तो इसके बारे में इतना था, इसके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ना एक नया टॉपिक हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। यहाँ से ना कई बार 7 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि आपका जो घरेलू पानी की जो सप्लाई होती है ना, उसकी क्या क्या आवश्यकताएं होनी चाहिए, फिर क्या क्या हमारे रिक्वायरमेंट्स है जो हमें फुलफिल होने चाहिए हमारे पानी के। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड्स, बेसिकली कि इतना तो उसके अंदर एक्चुअल में स्टैंडर्ड होना ही चाहिए ताकि हम उसे कंज्यूम कर सकें। तो यहाँ पे 5 स्टैंडर्ड दे रखे हैं। जो उसका टेम्परेचर होना चाहिए वो 10 से 15 डिग्री होना चाहिए, जो आपके पीने का पानी है वो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जो उसका कलर है वो 10 से 20 ppm होना चाहिए ऑन प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल। हम प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल पे अगर उसका 10 से 20 ppm है तभी वो फिजिकल स्टैंडर्ड पे खरा उतरेगा। और टर्बिडिटी क्या है, 5 से 10 ppm होनी चाहिए, किस पे, ऑन सिलिका स्केल में। आपका ओडर क्या है, ओडर आपका 0 से 4 PO वैल्यू होना चाहिए। ये PO वैल्यू नया टर्म है, इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना जान लो कि 0 से 4 आपका PO वैल्यू होनी चाहिए आपकी ओडर की। और pH वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 6.5 to 8.5। अब याद रखना कहीं पे भी आपको अगर pH वैल्यू पूछता है पानी की, कभी भी 7 मत लिखना। हमेशा जो pH वैल्यू होगी ना वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, आपसे यही पूछेगा हमेशा। और अगर कभी पूछता भी है कि pH वैल्यू क्या होती है डोमेस्टिक वाटर सप्लाई की, तो कभी भी 7 मत लिखना, ये हमेशा रॉन्ग आंसर है। आपको सही आंसर होगा वो 6.5 to 8.5 होगा। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारा सिर्फ एक छोटा टॉपिक बचता है, बायोलॉजिकल टेस्ट आपका होता है, उसको हमें पढ़ना है। और ये सारे टेस्ट ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। अगर आप इन्हें स्किप कर रहे हो तो मान के चलो कि आप यहाँ से आपका 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आपका स्किप कर रहे हो। फिर इसके बाद आपका 10 से 15 नंबर नहीं, ऐसा हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी होगी और वो यहाँ से स्कोर कर सकते हैं, चाहे वो 5-10 नंबर का भी स्कोर करेंगे ना, 15 या 20 में से 10-15 भी कर ले या फिर 5-10 भी कर ले तो बहुत है। तो इसको प्लीज़ आप ढंग से अच्छे से पढ़ना, इस लेक्चर को ना आप प्रॉपर नोट्स बनाना, और अगर चाहे तो उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन। मतलब हम आपका जो पानी है उसके अंदर हम ऐसे जीवों को देखते हैं या फिर उनको हम एग्जामिन करते हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल भी होते हैं और आपके लिए हार्मफुल भी होते हैं, यानी कि आपके लिए मददकारी भी होते हैं और आपके लिए हानिकारक भी होते हैं। तो यहाँ पे हम अगर इसके बारे में पढ़ें तो द नेचुरल वाटर कंटेन्स मैनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेम वही जो मैंने कहा कि आपके पानी के अंदर काफ़ी टाइप के आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि काफ़ी टाइप के आपके जीवाणु आपके पानी में आपके मौजूद होते हैं। दे में भी माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक, यानी कि वो माइक्रोस्कोपिक हो सकता है, यानी कि वो इतने छोटे हो सकते हैं कि आप उन्हें अपनी आंखों से ना देख पाओ। और मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो मतलब थोड़ा बड़े साइज़ के ऐसे ऑर्गेनिज्म हो सकता है जिन्हें आप अपनी आंखों से देख सकते हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, सम आर इंट्रोड्यूस्ड इन वाटर बाय पीपल ड्यूरिंग डिस्पोजल ऑफ सीवेज। देखो होता क्या है, जनरली जो हमारा सीवेज है ना उसको हम ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि उसको सीवेज यानी कि जो आपकी गंदगी होती है ना जबकि बिल्डिंग से आती है उसको डायरेक्ट आपके वाटर सोर्स में आपके डंप कर देते हैं या फिर डाल देते हैं। तो जो आपके ये जो आपके ऑर्गेनिज्म है या फिर जो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो पानी के अंदर आते हैं ना, वो इस वजह से भी आते हैं कुछ कि जब हम ना पानी के अंदर आपका डिस्पोज करते हैं सीवेज, यानी कि जो आपके सीवेज या फिर गंदगी है उसको हम पानी में आपका फेंक देते हैं ना, तो उसकी वजह से भी आपके कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पानी में अपने आप जन्म लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा हुआ है, सम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी, प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटब्रेक सीरियस डिजीजेस
तो यहाँ पे ना कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जैसे कि आपका बैक्टीरिया हो गया, आपके प्रोटोजोआ हो गया और आपके एल्गी हो गया। ये आपके रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं आपके कुछ भयंकर बीमारी के लिए, फिर जो सीरियस डिजीज जो होती है ना, या फिर जो ये आपकी जो गंभीर बीमारियां होती हैं, वो कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, वो इनकी वजह से भी होते हैं। कुछ कुछ जब बीमारी होती है वो इन ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। कौन सी? एल्गी, प्रोटोजोआ और आपका बैक्टीरियाज। इसमें ज़्यादातर भी आपके बैक्टीरियाज की वजह से आपकी कुछ ऐसी बीमारियां होती है ना, जो आपकी बहुत ज़्यादा सीरियस हेल्थ इशू क्रिएट करती है। तो आउटब्रेक ऑफ सीरियस डिजीज, यानी कि आपकी जो जन्म लेती है ना, आपकी गंभीर बीमारियां आपकी जो जन्म लेती है, वो इनकी वजह से भी ले सकती है। ज़्यादातर आपके कौन से होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन कई बार प्रोटोजोआ और एल्गी भी होते हैं। तो इन तीनों के बारे में अभी हम पढ़ते हैं ज़रा। तो एल्गी क्या होता है, छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन बताता हूँ मैं इन दोनों का, कि आपका एल्गी क्या होता है। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर बट इन सॉल्टी वाटर दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सेल्स। यानी कि ये आपके एक टाइप से आप कहो कि ये आपके एल्गी जो होते हैं ना, वो आपका दर्शाता है। बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि एल्गी होता क्या है। एल्गी आपके वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि आपके फ्रेश पानी और सॉल्ट वाटर, यानी कि खारे पानी, दोनों जगह पाए जाते हैं। लेकिन जब आपके खारे पानी होते हैं ना, वहाँ पे ये आपके सेल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। यानी कि जब आपका सेल है ना, उनके रूप में या फिर उनके तरीके से, उनके टाइप से ये पाए जाते हैं, उस टाइप से पाए जाते हैं, सेल के टाइप से पाए जाते हैं आपके सॉल्टी वाटर में। और ये आपका रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट एंड ओडर इन वाटर। यानी कि ये जो आपके पानी में आपका स्वाद जो आता है और आपकी जो गंध आती है, चाहे वो अच्छी गंध हो या फिर आपकी ख़राब आपकी स्मेल हो, उसके लिए भी आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन? आपका एल्गी। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपका एल्गी जो होता है वो आपके सॉल्ट वाटर में किस फॉर्म में होता है। तो आपके सेल्स के फॉर्म में होता है वो, और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ से क्या बन सकता है क्वेश्चन कि आपका जो एल्गी है वो रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए होगा। तो आप आंसर होगा आपका, वो होगा टेस्ट एंड ओडर। यानी कि आपका जो ओडर है, यानी कि जो खुशबू है, फिर जो सुगंध है, या फिर आपकी जो गंध है ना, या फिर आपकी स्मेल है, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल करता है। कौन? आपका एल्गी। अब अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें, यहाँ पे अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें, तो प्रोटोजोआ एक्चुअल में होता क्या है। जितने भी आपकी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जो भी सिंगल सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं आपके पानी के अंदर, वो आपके कौन होते हैं? उन्हें हम आपके प्रोटोजोआ कहते हैं। जो भी आपके सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये आपके प्रोड्यूस करते हैं फिशी ओडर इन वाटर। यानी कि जो आपकी मछली जैसे जो सुगंध आती है, फिर जो गंध आती है ना आपके पानी के अंदर, वो आपके किसकी वजह से आती है? प्रोटोजोआ की वजह से आती है। दे जनरली डिस्ट्रॉय पैथोजेंस। ये हमारे लिए हेल्पफुल या फिर कारगर साबित होते हैं, क्योंकि ये आपके पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं या फिर नष्ट करते हैं। अब जिन्हें पता नहीं है पैथोजेंस क्या होते हैं, ये आपके वो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज होते हैं या फिर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमारे ह्यूमंस के लिए हार्मफुल होते हैं। अगर ये पानी के अंदर हैं तो इनका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी हेल्थ को असर करते हैं, उसको हमारी हेल्थ को ख़राब कर देते हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि एल्गी और प्रोटोजोआ क्या है। इसके बाद एक बैक्टीरिया बचता है। बैक्टीरिया के बाद ही हम सारे बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारे जो टेस्ट होते हैं ना, वो हम बैक्टीरियाज के लिए ही पढ़ते हैं। जितने भी आपके बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट होंगे, फिजिकल टेस्ट हमने पढ़ लिया, केमिकल टेस्ट हमने पढ़ लिया, और बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट आपका बचा हुआ है, तो वो हम बैक्टीरिया के लिए ही करते हैं। हम इन दोनों के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत कम क्वांटिटी में आपके पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे लेक्चर थोड़ा सा लंबा जा रहा है, मेरे को पता है, और इसको रिकॉर्ड करने में भी ना काफ़ी टाइम लग चुका है। मेरे को एटलीस्ट 4 दिन लग चुका है इसको रिकॉर्ड करने में, अब तक ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस बनाए रखो, और समझ आ गया तो अच्छी बात है। इसको आप एक बार नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, हमने आपके एल्गी और आपके प्रोटोजोआ के बारे में तो पढ़ लिया था, लेकिन आपका बैक्टीरिया छूट गया था। तो बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया क्या होता है। बैक्टीरियाज आर द माइन्यूट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म पोसेसिंग नो डिफाइंड न्यूक्लियस एंड हैविंग नो क्लोरोफिल टू हेल्प देम मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। यानी कि बैक्टीरियाज आपके वो माइन्यूट, यानी कि इतने आपके छोटे आपके सेल्स होते हैं, या फिर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल वाले जो भी आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनके अंदर आपका ना कोई डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, उनके अंदर कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर किसी ने बायो पढ़े होंगे ना 11th-12th में, तो वहाँ पे क्लासिफिकेशन करते हैं बेस्ड ऑन न्यूक्लियस, अगर आपका वेल डिफाइंड है या नहीं है। तो इनका आपका जो ऑर्गेनिज्म है ना, आपकी ये बैक्टीरियाज, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत छोटे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। इनके अंदर कोई डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, और कोई क्लोरोफिल भी नहीं होता है जिससे ये खुद का खाना बना सके। टू हेल्प देम मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, यानी कि उनके अंदर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट नहीं होता है, जो ग्रीन पिगमेंट होता है ना, जिससे वो आप अपना खुद का खाना बना सके। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज आर हार्मलेस एंड अंडर सर्टेन कंडीशंस बेनिफिशियल टू ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड क्रॉप्स। यानी कि जो आपके मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज है ना, यानी कि जो बैक्टीरियाज, कुछ बैक्टीरियाज आपके हार्मफुल भी होते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादातर आपके ऐसे होते हैं ना जो आपके हार्मलेस नहीं होते हैं, हमारे लिए वो कारगर साबित होते हैं या फिर बेनिफिशियल साबित होते हैं।
जो आपके बैक्टीरिया होते हैं वो कुछ कुछ बैक्टीरिया आपके हार्मफुल नहीं होते हैं, हार्मलेस होते हैं, और अंडर सर्टेन कंडीशंस, यानी कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि वो आपके लिए बेनिफिशियल भी होते साबित होते हैं। बेनिफिशियल मतलब कारगर साबित होते हैं, हेल्पफुल साबित होते हैं। किसके लिए? ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए एंड क्रॉप्स के लिए। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है सच बैक्टीरियाज आर नॉन पैथोजेनिक। देखो यहाँ पे पैथोजेनिक बैक्टीरिया और नॉन पैथोजेनिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वो बैक्टीरियाज जो आपके ह्यूमन के लिए हार्मलेस होते हैं और अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन में आपके ह्यूमंस के लिए, आपके एनिमल्स के लिए या फिर आपके क्रॉप के लिए वो बेनिफिशियल साबित होते हैं। तो ऐसे बैक्टीरियाज को आप नॉन पैथोजेनिक कहते हैं। डिफ्रेंशिएट करने को आ सकता है कि पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पे नॉन पैथोजेनिक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है हाउएवर सर्टेन अदर बैक्टीरियाज विच कैन कॉज सीरियस वाटर बॉर्न डिजीज लाइक कॉलेरा, टाइफॉइड एटसेट्रा आर पैथोजेनिक नोन एज पैथोजेंस। यानी कि पैथोजेनिक बैक्टीरियाज या फिर पैथोजेंस हम किन्हें कहेंगे? जो बैक्टीरियाज आपके सीरियस वाटर बॉर्न डिजीज करती है, वाटर बॉर्न डिजीज करती है या फिर सीरियस बीमारियां आपकी क्रिएट करती है आपके ह्यूमन बींग्स में या फिर एनिमल्स में, जैसे कि आपका कॉलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, एटसेट्रा हो गया, इन्हीं को हम पैथोजेंस कहते हैं। पैथोजेंस बेसिकली आपका क्या होता है? डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, इतना याद रखना। और नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया मतलब जो आपके ह्यूमंस के लिए या फिर एनिमल्स के लिए या फिर क्रॉप्स के लिए हेल्पफुल होता है और वो हार्मलेस होता है और सर्टेन कंडीशन में आपके लिए कारगर साबित होता है या फिर बेनिफिशियल साबित होता है। अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज डिकम्पोज द रिफ्यूज एंड द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। यानी कि जो आपके आधा से ज़्यादा बैक्टीरिया जो होते हैं, आधा से ज़्यादा बैक्टीरिया जो आपके होते हैं ना, वो आपके जो रिफ्यूज़ है या फिर जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है जो अपने पानी में आपका डंप कर दिया है या फिर डिस्पोज कर दिया है, उसको वो पूरा मतलब आपका डिकम्पोज कर देते हैं या फिर उसको पूरा ख़त्म कर देते हैं, उसको सड़ा देते हैं या फिर उसकी एक्सिस्टेंस को ख़त्म कर देते हैं। डिकम्पोज का मतलब यही है। तो जब वो आपको डिकम्पोज कर देते हैं आपके ऑर्गेनिक मैटर को जो आपके पानी में प्रेजेंट है, इससे वो आपका अपना क्लीनिंग जॉब भी करते हैं। यानी कि अपना जो आपका सफाई का कार्य होता है ना पानी के अंदर, वो आपका बैक्टीरियास करते हैं सारा। यहाँ पे लास्ट लिखा हुआ है दस डूइंग देयर क्लीनिंग जॉब। यानी कि आपके जो बैक्टीरियास हैं वो सारे आपके हार्मफुल नहीं होते हैं। जो हार्मफुल होता है वो आपके पैथोजेनिक बैक्टीरिया हो गए जो कि आपके टाइफाइड और कॉलेरा को कॉज करते हैं, जिनको हम पैथोजेंस कहते हैं। और नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरियास में आपके पता कौन से आएंगे? जैसे कि आपका लैक्टोबैसिलस, एक बहुत कॉमन आपने सुना होगा बैक्टीरिया, जो आपके मिल्क को दही बनाने में या फिर कर्ड बनाने में आपकी हेल्प करता है। तो आपको आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको समझाया है, और अगर आप चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे अब हमारा जो बायोलॉजिकल टेस्ट हमारा आता है, इसमें हमारे 3 टेस्ट आते हैं। पहला हमारा हो गया ई कोलाई टेस्ट हो गया, दूसरा हमारा हो गया टोटल काउंट ऑफ बैक्टीरिया टेस्ट, और तीसरा हमारा आता है मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक। तो ये तीनों टेस्ट के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि ये टेस्ट होते क्या है, और इनका ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ कि होते क्या हैं। देखो आपका एक कॉलीफॉर्म के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पहले हम कॉलीफॉर्म के बारे में जान लेते हैं। कॉलीफॉर्म या फिर कॉलीफॉर्म ग्रुप क्या होता है? तो यहाँ मैंने नोट में लिखा हुआ है कि कॉलीफॉर्म या फिर कॉलीफॉर्म ग्रुप क्या होता है? ये इंडिकेटेड होता है ऑफ फीकल कंटेमिनेशन। यानी कि फीकल कंटेमिनेशन मतलब हार्मफुल जो कंटेमिनेशन होता है आपके पानी में ना, ये हमें इंडिकेट करता है कि किसी पानी के अंदर फीकल कंटेमिनेशन या फिर आपका पॉइजनस सब्सटेंस है या नहीं। तो ये एक टाइप से आपके इंडिकेटर होते हैं। कौन? आपके कॉलीफॉर्म ग्रुप या फिर आपके कॉलीफॉर्म, और ये आपके हार्मलेस ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। तो कॉलीफॉर्म कॉल्ड ई कोलाई, हमारा एक आपका कॉलीफॉर्म होता है जिसको हम ई कोलाई कहते हैं, इज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये ई कोलाई आपका प्रेजेंट होता है। दे आर नॉट हार्मफुल बट देयर प्रेजेंस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरियाज। यानी कि वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है, आपका ई कोलाई हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन अगर यह कहीं पे प्रेजेंट है तो इसकी प्रेजेंस हमें क्या दर्शाती है कि वहाँ पे आपका पैथोजेनिक बैक्टीरिया आपका प्रेजेंट है। वहाँ पे अगर कहीं पे ई कोलाई आपका प्रेजेंट है तो वहाँ पे ये ज़रूर होगा कि आपका पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होगा, सच एज टाइफॉइड बैसिलस। यानी कि टाइफॉइड बैसिलस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो आपका टाइफॉइड जो आपकी डिजीज़ है ना उसको कॉज करता है। अब यहाँ पे ना ये मैंने नोट में बता दिया कि आपका ई कोलाई टेस्ट क्या होता है। बेसिकली आपको इतना ओवरव्यू जानने की जरूरत है, बस आपको बाकी कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अब टोटल काउंट ऑफ बैक्टीरिया टेस्ट में क्या होता है? इन दिस मेथड टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन एन मिलीलीटर ऑफ वाटर सैंपल इज काउंटेड। इस मेथड में हम क्या करते हैं? इस मेथड में हम टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया फाइंड करते हैं कि 1 ml में आपके कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया आपके हैं, उस सैंपल को हम काउंट करते हैं। उसको हम पता करते हैं कि 1 ml में आपके कितने नंबर ऑफ बैक्टीरियाज हैं थ्रू अ सैंपल। पहले हम वाटर का सैंपल लेते हैं 1 ml का, फिर उससे हम 99 ml स्टेरिलाइज वाटर में आप उसे डिसॉल्व करते हैं,
उसके बाद हम उसको कल्चर मीडियम में डालते हैं या फिर आप कहो इनक्यूबेटर में डालते हैं, तब जाके हमें जो वहाँ पे जो आपके बैक्टीरिया फिर कॉलोनी ग्रो होगी ना, उससे हमें पता चलेगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हैं आपके वाटर में। और तीसरा जो आपका आता है मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक, दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ फिल्टरिंग वाटर सैंपल थ्रू स्टेरिलाइज मेम्ब्रेन ऑफ स्पेशल डिजाइन विच रिटेन्स ऑल द बैक्टीरिया इन द मेम्ब्रेन। यानी कि ये आपका नया मेथड है एकदम, आपका मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक। इसमें क्या करते हैं हम कि जो आपका फिल्टर जो वाटर सैंपल होता है ना, हम आपके वाटर सैंपल को फिल्टर करते हैं एक स्टेरिलाइज मेम्ब्रेन से। स्टेरिलाइज मतलब वो डिसइंफेक्ट करते हैं हम उसको, ताकि उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया ना हो उस मेम्ब्रेन के अंदर। तो उस मेम्ब्रेन से हम आपके वाटर सैंपल को पास कराते हैं और वहाँ पे जितने भी आपके बैक्टीरिया होते हैं ना, उस मेम्ब्रेन पे आके रुक जाते हैं। फिर हम उस मेम्ब्रेन को आगे आपके कल्चर मीडियम में डालते हैं ताकि वहाँ पे जो बैक्टीरिया ग्रो हो, फिर हमें पता चल सके कि आपके टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया वहाँ पे कितना है। बेसिकली ये जो 3 टेस्ट है ना, ये इसीलिए करते हैं हम ताकि हमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया पता चल सके कि आपके वाटर या फिर आपके जो वाटर सैंपल है उसमें आपके कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया वहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये सब आपको समझ आ गया होगा। इनके बारे में सिर्फ आपको हल्का हल्का ओवरव्यू समझने की जरूरत है, आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर डिटेल में जाना चाहते हो तो यूट्यूब पे और भी लेक्चर्स अवेलेबल है जहाँ पे आपको इनका प्रॉपर टेस्ट मिल जाएगा कि ई कोलाई टेस्ट के बारे में, आपका टोटल काउंट ऑफ बैक्टीरिया टेस्ट में क्या होता है और मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक में क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है। तो बेसिकली इनका सैंपल लेते हैं हम, पहले मेम्ब्रेन में क्या करते हैं हम पानी को पास कराते हैं, जो आपकी एक मेम्ब्रेन होती है स्टेरिलाइज मेम्ब्रेन, फिर वहाँ पे जो बैक्टीरिया होता है उनको हम कल्चर मीडियम में डालते हैं और फिर लास्ट में हम उसका टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया फाइंड करते हैं। सेम इसमें भी क्या होता है, इस मेथड में हम जो 1 ml आपका सॉल्यूशन होता है, 1 ml जो वाटर होता है ना, उसे हम 99 ml आपका स्टेरिलाइज वाटर के साथ मिक्स करते हैं और उस मिक्सचर को फिर हम आपके कल्चर मीडियम से उसको इंक्यूबेटर में डालते हैं और फिर वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया पता करते हैं। और ई कोलाई और बी कोलाई टेस्ट जो आपका सेम है, तो ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपका ई कोलाई प्रेजेंट है कहीं पे तो वो दर्शाता है कि वहाँ पे आपका पैथोजेनिक बैक्टीरिया या फिर डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया वहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो आई होप ये तीनों आपको समझ आ गए होंगे, ये तीनों बेसिक थे। अब इसमें सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, वाटर बॉर्न डिजीज और उसकी प्रिवेंशन क्या है। देखो ये पूरा चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ तक पहुँच चुके हो तो प्लीज़ यहाँ इससे आगे भी वीडियो को कंटिन्यू रखो और इन सब चीज़ों का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अब हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ चुका है, तो जो भी स्टूडेंट यहाँ तक देख रहे हैं उनको मैं एक बार भाई बोलना चाहूँगा कि आपका अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा है। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो ना, तो आपका अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा है, तो और आप अपने तैयारी के लिए आप रेडी हो अच्छे से। तो देखो यहाँ पे वाटर बॉर्न डिजीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक। तो वाटर बॉर्न डिजीज़ होती क्या है? द डिजीज़ विच स्प्रेड प्राइमरली थ्रू अ कंटामिनेटेड वाटर आर नोन एज वाटर बॉर्न डिजीज़। यानी कि ऐसे बीमारियाँ जो गंदे पानी से फैलती है, मेनली गंदे पानी से फैलती है। जो बीमारियाँ आपका मेन सोर्स होता है ना फैलने का, वो गंदे पानी से फैलती है, उन्हीं को हम वाटर बॉर्न डिजीज़ कहते हैं। और यहाँ पे वो कौन कौन सी होती है? दिस इंक्लूड्स बैक्टीरियल डिजीज़, यानी कि जो बैक्टीरिया से होती है उसमें कौन सी आती है आपकी? टाइफाइड, पैराटाइफाइड और आपका एशियाटिक कोलेरा। ये आपकी 3 डिजीज़ है जो आपकी बैक्टीरियल डिजीज़ में आती है। दूसरा वायरल डिजीज़ में कौन सी आती है? हेपेटाइटिस और पॉलीमेटाइटिस। ये आपकी 2 ऐसी बीमारियां हैं जो आपकी किससे होती है? वायरल डिजीज़ से होती है। या फिर आपके जो बैक्टीरियल डिजीज़ होती है उससे आपका टाइफाइड, पैराटाइफाइड और एशियाटिक कोलेरा होती है। आपका दूसरी जो वायरल डिजीज़ होती है, जैसे कि आपका हेपेटाइटिस हो गया और पॉलीमेटाइटिस हो गया, ये आपकी 2 किससे होती है? वायरल डिजीज़ से होती है। और प्रोटोजोनल डिजीज़, आपका प्रोटोजोनल डिजीज़ में आपकी कौन सी आती है? गियार्डियासिस एक बीमारी आती है आपकी, या फिर एक आपकी ऐसी एक डिजीज़ होती है जो आपकी किससे होती है? प्रोटोजोनल से। इसका प्रोनाउंसिएशन में अगर करूँ, गियार्डियासिस। गियार्डियासिस आपकी ये बीमारी है या फिर डिजीज़ है जो किससे होती है? प्रोटोजोनल डिजीज़ से। अब इनसे हम बचाव कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ पॉइंट्स। जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, द वाटर टू बी सप्लाइड शुड बी सेफ एंड प्योर। यानी कि जो हम पानी की सप्लाई कर रहे हैं वो सेफ होना चाहिए और वो शुद्ध होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। इट मस्ट बी थॉरली चेक्ड एंड डिसइंफेक्टेड बिफोर सप्लाइंग इट टू पब्लिक। यानी कि उसे हम अच्छी तरीके से चेक करेंगे और उसको हम डिसइंफेक्ट करेंगे। किसे पानी को हम डिसइंफेक्ट करेंगे उसे सप्लाई करने से पहले, उसे लोगों तक पहुंचाने से पहले या सप्लाई करने से पहले हम उसका इंस्पेक्शन करेंगे या थॉरली चेक करेंगे और उसका डिसइंफेक्शन करेंगे। डिसइंफेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई बैक्टीरिया रह जाता है तो वो डिसइंफेक्शन से किल हो जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है। जो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, द वाटर लाइन एंड सीवर लाइन शुड नॉट बी लेड नियरर टू ईच अदर। यानी कि जो आपकी वाटर लाइन होती है जिससे आप वाटर की सप्लाई करते हो, और सीवर लाइन जहाँ से आपका जो सीवर है या फिर जो आपका वेस्ट है वो बाहर जाता है शहर से, तो वो आपस में नहीं होनी चाहिए। अगर वो आपस में होगी ना, तो हो सकता है कि अगर कहीं पे लीकेज के चांसेस हो सकता है कि आपके सीवर लाइन और वाटर जो सप्लाई की पाइपलाइन है उनमें अगर लीकेज होगी ना, तो हो सकता है कि उनका जो
कंटामिनेटेड वाटर है, सीवर लाइन का जो कंटामिनेटेड वाटर है वो आपकी वाटर सप्लाई में या फिर वाटर लाइन में मिक्स हो जाए और फिर वो पूरा मतलब चेन बन जाए और पब्लिक तक पहुंच जाए, तो वो हमारे लिए हार्मफुल होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, द वाटर लाइन एंड द सीवर लाइन शुड नॉट बी लेड नियरर टू ईच अदर, ये तो हो गया हमारा। और एक और यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, द सिटी शुड बी केप्ट क्लीन, यानी कि जो आपका शहर है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। अगर साफ़ सुथरा होगा तो जो आपका पानी है, अगर भाई वहाँ पे कहीं पे भी लीकेज वगैरह आएंगी, तो अगर साफ़ सुथरा होगा तो आपको कोई डिजीज़ वगैरह नहीं होगी आसपास, तो उससे वो हमारा वाटर कंटेमिनेटेड नहीं होगा। तो ये आपका लास्ट पॉइंट था। तो यहाँ पे ना आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये आपका एक एक्स्ट्रा पॉइंट था, इसको मैं कट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ना आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपका जो आपका क्वालिटी ऑफ वाटर था, हमने पहले उसकी इम्प्योरिटीज़ के बारे में पढ़ा कि सस्पेंडेड, डिजोल्व और आपका कोलाइडल हो गया। उसके बाद हमने आपके फिजिकल टेस्ट पढ़े, केमिकल टेस्ट पढ़े, बायोलॉजिकल टेस्ट पढ़े, हमने वाटर बॉर्न डिजीज़ पढ़ ली। ये चैप्टर बहुत बड़ा था। तो यहाँ तक पहुँच चुके हो तो मैं तो कहूँगा कि जो स्टूडेंट भी यहाँ तक देख रहे हैं ना, उनका अटेंशन स्पैन बहुत एवरेज से तो अच्छा ही है, बहुत अच्छा है एवरेज से, क्योंकि यहाँ तक भी मुश्किल से कम स्टूडेंट पहुँचते हैं। और अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो एक बार कमेंट डाउन कर देना, कि ताकि मुझे पता चल जाए कि स्टूडेंट लास्ट तक भी लेक्चर को देखते हैं, कि ये नहीं कि स्किप कर करके आगे पहुँच गए और बस फिनिश कर दिया। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे से कि वाटर बॉर्न डिजीज़ क्या होती है और उसका प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं या फिर बचाव कैसे कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन वहाँ पे हमेशा खुला है। अगर आपको वहाँ पे नहीं पूछ सकते हो तो आप टेलीग्राम पे मुझे डीएम करना है। यहाँ के ये नोट्स है ना, मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड नहीं करूँगा। जो मैंने आपको वीडियो में टाइम देता हूँ ना स्क्रीनशॉट लेने का, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इनका और फिर आप इनसे अपने प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, क्योंकि ये यहाँ पे से नोट्स जो आप बनाएंगे ना, ये आपके आगे बहुत हेल्प करेंगे, चाहे आपके पेपर में होंगे, आपके कॉलेज एग्जाम में, या फिर आपके कॉम्पिटिटिव के पर्पज से, या फिर वहाँ एग्जाम में भी ना आपके यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप यह सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।